कहानी की शुरुआत होती है साल 2011 थेरेपिस्ट के ऑफिस से, जहां हम चेनी को देखते हैं। उसका सेशन चल रहा होता है। थेरेपिस्ट उसे पास्ट के एक अंधेरे और तन्हा दौर का सामना करने के लिए मोटिवेट करते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि इतने सालों का दर्द अब खत्म हो चुका है, अब वो दोबारा एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। अपने फैमिली और दोस्तों के बारे में सोचने को बोलते हैं, खासकर उस शख्स को जिसे वो सबसे ज्यादा देखने की ख्वाहिश रखता है। और यहीं पे हमें दिखाई जाती है म्याओ जिंग, जो आई है तेंग शहर काफी लंबे टाइम के बाद। बस स्टेशन के बाहर पैसेंजर्स की भीड़, सभी ड्राइवर मुसाफिरों को सवारी देने के लिए आवाजें लगाते हुए। म्याओ जिंग को जाना है जोंगशान रोड, जिस तरफ एक ही ड्राइवर जाने को तैयार था, जो जिंग को पहचान नहीं पाता, पर वो उसे फौरन से पहचान लेती है क्योंकि ये उसका क्लासमेट हुआ करता। वो जब अपना नाम बताती है तब उस लड़के को भी याद आ जाता है कि ये तो जिंग है। यहाँ बिलियर्ड्स हॉल में चेनी को उसका दोस्त बो आकर रिपोर्ट देता है, बाहर फैट ड्रैगन के कुछ लड़के एक लड़की को हरास कर रहे हैं। चेनी बाहर आता है तो देखता है एक लड़का एक हाई स्कूलर को तंग कर रहा है। सो वो योंग को कहता है टेबल क्लियर करवाने। इसी बात पे वो लड़का उसे टॉन्ट करता है कि चेनी से तो देखा नहीं जाता जब किसी हाई स्कूल गर्ल के साथ ऐसा होता है तो कुछ सालों पहले एक मॉडल स्टूडेंट हुआ करती थी, शायद उसी की याद आ जाती होगी बेचारे को। ये सुनते ही चेनी के साथ ही सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। लड़का थोड़ा डर तो जाता है, लेकिन फिर भी अपने जेब से कट्टा निकालकर चेनी को धमकाता है, अगर उसके बॉस की बात नहीं मानी गई तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। चेनी एकदम शांत बस उस चाकू को कसकर पकड़ लेता है और उसके हाथों से बहते खून देखकर ही उस लड़के के अंदर की सारी होशियारी गायब हो जाती है। चेनी उसे बस इतना बोलता है कि आइंदा से कुछ भी बोलने से पहले अपना मुंह साफ कर लेना। वो लड़का अपने चेलों के साथ निकल जाता है। चेनी भी उस हाई स्कूलर को योंग के साथ भिजवा देता है। उधर जिंग को भी उसके क्लासमेट ने उसके घर तक राइड दे दी। वो पूछता है क्या तुम्हारे यहाँ आने के बारे में चेनी जानता है, लेकिन वो कुछ जवाब दिए बिना अंदर चली जाती है। वहाँ चेनी को मिस्टर जांग का कॉल आता है, जो एक बिलियर्ड्स का मैच खेलने को बुला रहे हैं। उसके अगेंस्ट वो प्लेयर रहेगा जो एक टाइम पे प्रोफेशनल स्नूकर हुआ करता, पर चेनी मना करता है, ये कहकर कि उसे ये गेम खेले बहुत टाइम हो गया। यहाँ जिंग एक कमरे का ड्रॉर खोलती है जिसमें हम एक ड्राइंग देखते हैं। ये छोटी जिंग ने चेनी को गिफ्ट के तौर पे दिया था। वो आसपास की चीजों को देखती है, हर तरफ लड़की के सामाने दिखाई दे रही थी। वो उन सबको हटाकर कमरा एकदम क्लीन कर देती है और एक स्टैचू भी रख देती है। जब चेनी घर आता है तो दरवाजा खुला पाता है। अंदर किचन से आवाजें आती है, जो कि जिंग होती है जो कुछ पका रही थी, पर चेनी को लगता है ये तुली है। पर जब जिंग किचन से बाहर आती है तो उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। देन एक फ्लैशबैक जिसमें चेनी कह रहा होता है जिंग से, घर घर खेलकर थक नहीं गई तुम, जिंदगी भर अब मुझसे दूर रहो। डाइनिंग टेबल पे जिंग ने उसे अपना बनाया सूप परोसा। चेनी का एक सवाल था, वापस क्यों आई तुम? उसने कहा अपने घर में आने के लिए भी कोई वजह चाहिए होती है क्या? चेनी ने पूछा ये तुम्हारा घर कैसे हो गया? जिंग ने बोला वो यहाँ 10 साल से ज्यादा रह चुकी है, ये उसका कैसे नहीं हुआ। इनके पास्ट के बारे में अच्छे से जानने के लिए आ जाते हैं टाइम में थोड़ा पीछे। साल 1997 में जियांग शहर से तेंग जाने वाली बस में बैठी जिंग ने देखा कंडक्टर टिकट्स चेक कर रहा है, तो वो छुपने लगी। उसे ऐसा देखकर उसकी माँ ने उसके छुपने में साथ दिया, उसे अच्छे से ढक कर उस पे सामान रख दिया, पर कंडक्टर ने पकड़ लिया और टिकट मांगनी शुरू कर दी। उसकी माँ ने भी झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया कि उनकी बेटी ने ज्यादा जगह नहीं लिया, ऊपर से उसे पेट में दर्द है, इसलिए मुंह ढककर सोई हुई थी। कंडक्टर कुछ सुनने को तैयार नहीं होते। जिंग को बस से बाहर करने पे तुल गया, पर उसकी माँ ने उसे अपने गोद में बैठा लिया ताकि टिकट के पैसे देने ना पड़े। बाकी के पैसेंजर्स भी इतने शोर से परेशान हो गए, सो कंडक्टर ने बात को आगे नहीं बढ़ाया। स्टेशन के बाहर बैठे आते जाते पैसेंजर को लूटने का प्लान बनाते हुए चेनी के दोस्त की नजर एक औरत पे पड़ी। उसे लगा वो अमीर होगी, लेकिन चेनी ने कहा वो ऐसे चोर है जो अमीरों से लूटते हैं, और ये औरत उसे किसी भी एंगल से मालदार नहीं लगती। उनकी बातों से हमें पता लगता है चेनी के परिवार में उसके फादर हैं, जो एक औरत को अपने घर रहने के लिए लाने वाले हैं, और इस बात से वो जरा भी खुश नजर नहीं आता। तभी सबकी नजर पड़ती है जिंग पे, जो अमीर लगती है। उसका एक दोस्त जिंग के पास जाता है और कहता है लगता है तुम अपनी माँ से अलग हो गई हो, कोई नहीं अपना सामान मुझे दे दो, मैं पकड़ने में मदद करता हूँ, फिर हम अच्छे से उन्हें ढूंढेंगे। तभी चेनी आता है, हीरो बनने लगता है और अपने दोस्त को पुलिस की धमकी देकर जिंग से दूर भगा देता है और उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। जिंग ने बताया उसकी माँ रेस्ट रूम गई है। जब चेनी ने उससे उसका बैग बहाने से मांगा तो उसने तुरंत से दे दिया, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी और उसके हिसाब से जो लोग मदद करते हैं वो बुरे हो नहीं सकते। तभी जिंग की माँ उसे आवाज लगाती है और उनका चेहरा देखकर चेनी के होश उड़ जाते हैं। उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है, क्योंकि ये वही औरत है जिससे उसके फादर कंप्यूटर में बैठे बातें किया करते हैं। चेनी जिंग को एक्सक्यूज बनाकर भाग निकला। जिंग की माँ को चाहिए एक घर
घर, इसीलिए वो यहाँ आई है। चेनी के फादर उन्हें घर दिखाते हैं। जिंग को चेनी का कमरा मिलता है जहाँ पे वो अब से रहने वाली है। उसकी माँ चेनी के फादर का हाथ बटाने के लिए किचन चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता है जब तक वो खुश रहेंगे उन दोनों को यहाँ शरण मिलता रहेगा। डिनर के वक्त चेनी आता है कुछ फ्रूट्स लेकर, और उसके फादर उसे जिंग और उसकी माँ से मिलाकर बताते हैं अब से ये लोग भी इस फैमिली का हिस्सा है। जिंग तो उसे देखकर हैरान हो जाती है, पर चेनी ऊपर से ऐसा दिखाता है जैसे वो अपनी नई बहन से मिलकर बहुत ही खुश है। जिंग की माँ अपनी बेटी से कहती है वो गिफ्ट जो उसने चेनी और उसके फादर के लिए प्रिपेयर किया था उसे दे देने। उसमें चारों की एक ड्राइंग होती है जैसे कि एक खुशहाल फैमिली। इसके बाद से चेनी जिंग को बस साइड आई से घूरता जाता है, पर जिंग एक लफ्ज नहीं बोलती। लेकिन जब कमरे में अपनी माँ के साथ अकेली होती है तब बताती है चेनी जो फल लाया था वो चोरी के पैसों से थे। उसकी माँ ने उसे शाबाशी दी क्योंकि उसने सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से हैंडल किया था। बेटी अपनी माँ से पूछती है क्या वो मिस्टर चेन से शादी करेंगी। उन्होंने कहा फैमिली बनने के लिए शादी करना जरूरी नहीं होता। तभी चेनी आ जाता है तो उसकी माँ चली जाती है। वो सीधे लाइट्स ऑफ करता है, बिस्तर से जिंग के सामाने फेंक देता है और वार्न करता है वो उसके इस साइड ना आए वरना उसके साथ बहुत बुरा हो सकता है। सो जब आधी रात में चेनी पंखे को अपनी तरफ कर देता है तब गर्मी लगने के बावजूद भी वो कुछ नहीं करती, सीधे खिड़की खोलकर सो जाती है। अगले दिन मिस्टर चेनी स्टोर आते हैं सिगरेट के पैकेट खरीदने के लिए। शॉपकीपर बताते हैं चेनी ने पिछले हफ्ते सिगरेट्स बेचे थे। जब जिंग स्कूल से घर आई तब उसने देखा चेनी को उसके फादर से सजा मिल रही है। उसकी माँ ने उसे कहा सारा इल्जाम अपने सर ले लेने कि उसी ने चेनी को सिगरेट वगैरह दिए थे। जब वो सर हिलाने लगी तब चेनी उससे रूड हुआ क्योंकि उसे लग रहा है उसके फादर को ये सब बताने वाली वही है, लेकिन उन्होंने बोला ऐसे अपनी बहन से बात नहीं करने। उसने साफ कहा वो अपनी माँ का इकलौता था, उसकी कोई बहन नहीं है, ना ही ये लोग उसके अपने हैं, बल्कि वो इन्हें आउटसाइडर समझता है। इस पे उसके फादर गुस्से में उसकी सजा और भी कड़ी कर देते हैं। 1 घंटे तक ऐसे ही घुटने टेके रहना है। गुआइन स्टैचू जो चेनी की माँ का है उसे वो हॉल रूम से हटाने लगते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वो ये जिंग के लिए कर रहे हो। चेनी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, इवन जिंग और उसकी माँ भी उसके डैड को रोकने की कोशिश करते हैं और इसी टान घसीट में स्टैचू टूट जाता है। रात में जिंग उसे कंफर्ट करने के लिए उसे कैंडी बढ़ाती है पर वो फेंक देता है। अगले दिन वो स्टैचू गायब हो जाता है। बाहर आता है, यहाँ वहाँ देखता है और एक झरने के पास जिंग नजर आ जाती है जो गीली मिट्टी ढूंढने आई थी ताकि स्टैचू को फिक्स कर सके, लेकिन चेनी ने उसके हाथ से इतना फोर्सफुली स्टैचू छीन लिया कि वो सीधे पानी में गिर गई और मदद की आवाजें लगाने लगी, पर चेनी ने मुड़कर भी नहीं देखा। जब जिंग को होश आई तब उसने अपनी माँ को बताया कि चेनी इतना बेरहम था कि उसने उसे पलट कर भी नहीं देखा। उसकी माँ उसे थोड़े दिन और बर्दाश्त कर लेने को कहती है क्योंकि उन्हें मिस्टर चेन की अब भी जरूरत है पावर सप्लाई ब्यूरो में काम पाने के लिए, क्योंकि वो दोबारा जियांग शहर लौट नहीं सकते। साथ वो इस बारे में मिस्टर चेन को कुछ भी बताने से मना कर देती हैं। ये सारी बातें चेनी सुन लेता है। फिर हम देखते हैं कि जिंग को पानी से निकालने वाला वही था, पर तब तक वो बेहोश हो गई थी। इस हादसे के बाद चेनी ने वो स्टैचू पेपर में रैप करके कबर्ड में रख दिया। जिंग कमरे में आई तब उसने उसे साफ कहा चाहे कुछ भी हो जाए उसकी माँ चेनी की माँ और जिंग उसकी बहन कभी नहीं बन पाएंगी, क्योंकि जब से वो इस घर में आई है और इसकी वजह से स्टैचू टूटा तब से वो उसकी दुश्मन बन गई है। जिंग ने भी कह दिया कि वो लोग भी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। साल 1999 जिंग बिलियर्ड्स हॉल आती है जहाँ चेनी काम करता है। वो उसे देखकर ताने मारता है कि वो यहाँ इसलिए आता है क्योंकि मिस्टर चेन अपनी बेटी को सारे पैसे दे दिया करते हैं। जिंग उनके पास आई और उसे पैसे देकर कहा कि उसके फादर ने दिए हैं और उनका मैसेज पहुँचाती है कि अगर वो स्कूल में रहने वाला है तो अपना सामान घर आकर हटा ले। वो उसे ऐसे ही हर हफ्ते खर्च के पैसे देते रहेंगे। चेनी ने कहा कि वो बहुत ही जल्द डॉम चला जाएगा, सो उसके सामान को घर पे वैसे ही रहने दिया जाए, क्योंकि उसे पूरा पता है वो उसे उसके घर से निकालने की कोशिश कर रही है। जिंग कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, वो क्यों उसे उसी के घर से निकालेगी। रात में चेनी हमेशा की तरह अपने रूम में खिड़की के रास्ते आता है और जिंग को टॉन्ट करता है कि उसने उसका कमरा हथिया लिया। उसे तंग करने के लिए उसके स्कूल बैग को बाहर फेंक देता है। जिंग को अब तो उस पे गुस्सा भी नहीं आता क्योंकि उसे उसकी ये सारी हरकतें बचकानी लगती है। मिडिल स्कूल में पहुंचकर भी वो अब तक मैच्योर नहीं हुआ। जिंग के स्कूल में ऑटम ट्रिप की अनाउंसमेंट होती है। सब जा रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क। 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनेगा और सबको 21 की फी पे करनी होगी। क्लास 7 से 9 के स्टूडेंट्स आए होते हैं अम्यूजमेंट पार्क। टीचर्स सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि उन्हें 3 बजे तक यहीं पे लौटना होगा। सभी इंजॉयमेंट करने के लिए निकल पड़ते हैं, पर जिंग चेनी और उसके फ्रेंड से दूर भागती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं। सभी बम्पर कार में बैठते हैं। तभी एक स्टूडेंट कहती है कि उसे वापस जाना है, पर इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि वापस बैठ जाओ, फ्लोर इलेक्ट्रीफाइड है और नहीं खेलना तो गाड़ी स्लो चलाओ, साइड में बैठी रहो। इलेक्ट्रिक का नाम सुनते ही चेनी को डर लगने लगता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे
उसका इससे कोई ट्रॉमा जुड़ा हुआ है। उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग जिंग भी नोटिस करती है। चेनी आया था उसे बुली करने पर उसका ध्यान केबल के स्पार्क पे होती है और ये राउंड खत्म होते ही जिंग भी जल्दी से भाग निकलती है। जब वो घर लौटती है तब मिस्टर चेन को अपने बेटे से कहते हुए सुन लेती है, भूलो मत मैं घर का मालिक हूँ, नंबर 1 हाई स्कूल में जाने के बारे में तो भूल ही जाओ। मैं तुम्हें पाल रहा हूँ इसलिए मैं जो कहूँगा वैसे ही करना होगा। और वैसे पता नहीं तुम मेरे बेटे हो भी या नहीं, मैंने तो तुम्हारी माँ के साथ कुछ गलत नहीं किया पर उसने बहुत ही बुरा किया। चेनी के मुंह पे कपड़ा ठूसा हुआ होता है। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे उसके फादर उसे टॉर्चर करते हैं। ये देखने के बाद जिंग सहम जाती है। वो याद करती है कैसे जब भी वो कमरे में जाया करती और देखती मिस्टर चेन अपने बेटे को डांट रहे होते हैं तो उसे देखते ही पैसे देकर कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेज देते हैं। एक दफा उसने मिस्टर चेन के हाथों में कुछ वायर्स देखे और आज चेनी का इलेक्ट्रिक सुनते ही डर जाना। कहीं न कहीं उसे भी समझ आ रहा था चेनी के फादर उसके साथ करते क्या है। वो खुद छोटी है, क्या कर सकती है, इसीलिए बस चेनी को कंफर्ट करने के लिए सूप बनाकर लाती है। उसे बेड पे कांपता हुआ पाया। वो हर पल अपनी माँ को याद करता नींद में। जिंग उसे डरते हुए उठाती है और उसे सूप पिलाती है और इस बार चेनी उसे पीछे नहीं हटाता और वादा करता है आज के बाद से उसे परेशान नहीं करेगा और आज के बारे में जो हुआ भूल जाने को कहता है। जिंग भी कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा सो वो बेफिक्र हो जाए। उसके बाद से वो चेनी और उसके फ्रेंड्स की एक नई साथी बन गई। समय बीतता गया और अब वो क्लास 10 में पहुंच गई। जिंग नंबर 1 हाई स्कूल में पढ़ती है और यहाँ चेनी वोकेशनल स्कूल जाया करता है। यहाँ जिंग की मॉम को देखते हैं जो काम के सिलसिले में कई मर्दों से मिलती हैं। जब कोई उन्हें गिफ्ट देता है तो सामान बैग में रख कर बॉक्स फेंक देती है। आज जिंग का 16वां जन्मदिन है। उसकी माँ उसे ज्वेलरी दिलाने लाई है पर जब वो ब्रेसलेट उन्हें ट्राई करके दिखाती है तो वो फोन में बिजी हो जाती है। देखने से लगता है जैसे वो उसे टाइम नहीं देती, हमेशा काम में बिजी रहती है और अभी भी अर्जेंटली निकल जाती है उसे बस में वापस लौटने का बोलकर। जब जिंग केक के साथ घर के पास आती है तब चेनी को देखकर हाथ पीछे कर लेती है। वो भी उससे बात किए बिना आगे बढ़ जाता है। उस रोज चेनी उसकी माँ को सी फूड रेस्टोरेंट जहाँ पे वो किसी काम के सिलसिले में गया था वहाँ उन्हें किसी आदमी के साथ देख लेता है पर कुछ कहता नहीं। नीचे अपने दोस्तों को बताता है कि वो अभी घर जा रहा है। उसका सपना है पुलिस बनने का सो वो एग्जाम में फोकस करना चाहता है। यहाँ घर पे म्योजिंग केक लेकर बैठी दरवाजे की तरफ नजर पर उसकी माँ नहीं आती सो वो कैंडल जलाकर विश मांगती है कि वो अगले साल से अपना बर्थडे अकेले नहीं मनाना चाहती। तभी चेनी आ जाता है और एक बैग लेकर जाते वक्त उसे बर्थडे विश करता है। जिंग बहुत ही खुश हो जाती है। उसकी माँ रात में वापस आती है और अंदर आने से पहले इयररिंग उतार देती है और लिपस्टिक पोंछ लेती है। जिंग जो सो रही थी उठकर पूछती है क्या उन्होंने ड्रिंक की। वे ने बताया बिजनेस डिनर था और वो मना नहीं कर सकी। वो मिस्टर चेन के बारे में पूछती है जो किसी पार्टी में गए हुए थे। जिंग ने बताया वो अब तक लौटे नहीं है। मिस्टर चेन उसकी माँ के साथ बहुत ही झगड़ा करते हैं और वो तंग आ चुकी है उनसे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं जमा हुए कि वो जिंग को लेकर यहाँ से निकल जाए। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए काम करती रहती हैं। उन्होंने बताया कि वो अपने नए कंपनी की टॉप परफॉर्मर बन गई हैं, डायमंड लेवल पे पहुंच गई हैं। कल उनकी कंपनी एनुअल इवेंट रख रही है एक क्रूज शिप पे जिसमें वो जिंग को ले जाने की बात करती हैं। अगले दिन बिलियर्ड्स हॉल में वो नाम का आदमी जो ना जाने कब से चेनी को एक काम का ऑफर दे रहा है, उसे अपने साथ शेंग शहर ले जाना चाहता है जहाँ वो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। पर वो हर बारी ये बोलकर मना कर देता है कि यहाँ पे उसके सारे दोस्त हैं, वो वहाँ जाकर क्या ही करेगा। सो वो पूछता है क्या वो डॉग्स के बिजनेस को भी ऐसे ही छोड़ देगा। चेनी को याद आता है जिंग की माँ और मिस्टर ली की कॉन्वर्सेशन। उसने सुना था कि एक क्रूज पे पार्टी होने वाली है जिसमें उन्हें अपनी बेटे को भी लाने को कहा गया था। सो वो उसे कहता है ये काम वो नहीं छोड़ रहा है। सो उसे हम डॉग पे देखते हैं। वो उसे कुछ रॉड्स डिलीवर करने को देता है। बताता है हान नाम के आदमी का टैंक के किसी बॉस से झगड़ा हुआ है। खैर उसे इन सब से कोई मतलब नहीं, बस उसे ये पहुंचाने का काम करना है। यहाँ क्रूज पे पार्टी शुरू हो गई। जिंग की माँ ने इंस्ट्रक्शन दी उसे सबके सामने अच्छे से बिहेव करना है और उनका नाम रोशन करना है। पर उसे तो घर जाना था। यहाँ उसका मन जरा भी नहीं लगता। पर उसकी माँ उसे जबरदस्ती रोकती है और जिंग की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे जब लोगों से मिलाया जाता है तब भी उसे भाग जाने का मन करता है। इवन उसे वोमिट जैसा फील होता है। वो बाहर आ जाती है। यहाँ चेनी वो और उसके आदमी के साथ बड़े शिप के पास पहुँच गया। उसका काम डिलीवर करने का था, लेकिन वो कहता है कि अगर आदमी कम पड़ गए तो उसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे तो वो ना कर रहा था, लेकिन जैसे उसकी नजर एक आदमी पे पड़ी जो जिंग के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, वैसे उसने रॉड उठाया और वो को हाँ कर दिया। अंदर जाता है तो वो आदमी जिंग को छूने तक की जुर्रत करने लगता है और वो उसे दूर हटाने की कोशिश करती रहती है। तभी वो हमला शुरू कर देता है और चेनी जिंग को पकड़कर प्रोटेक्ट करता हुआ सारे हंगामे से दूर ले जाने लगता है। वहीं उसकी माँ अपनी बेटी को यहाँ वहाँ तलाश करती है पर उन्हें उसके कंपनी के लोग पकड़कर वहाँ से दूर हटाकर बाहर ले आते हैं और वो के बोट में जबरदस्ती बैठाकर ले जाते हैं।
यहाँ दंगा हो रहा था। जिंग अपनी माँ को आवाज लगाती है पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। चेनी जिंग को जल्दी से दूसरे बोट में बैठाकर वहाँ से अपने साथ लेकर निकल जाता है। तब तक पुलिस की बोट भी आ जाती है। डॉग के पास बैठे जिंग कहती है कि उसकी माँ जरा भी उसके लिए फिक्रमंद नहीं दिख रही थी। फिर चेनी को थैंक्स बोला पर उसने मजाक में कहा कि अगर वो बीच में नहीं आया होता तो वो उस आदमी के हाथ को काट ही लेती। उसने तो उस आदमी को उससे बचाया, फिर अपना जैकेट उतार कर उसे दे दिया। जब चेनी ने उसे घर पहुँचाया तो घर से आवाजें आने लगी। उसकी माँ मिस्टर चेन को बता रही होती है कि उनकी बेटी मिली नहीं, उन्हें उसकी फिक्र हो रही है। जिंग का घर जाने का मन नहीं करता। वो उसे जैकेट लौटाने के बहाने से देर करती है तो कभी कह देती है कि उसे अंदर नहीं जाना बल्कि उसे भूख लग रही है। सो वो उसे ले आया कुछ खिलाने के लिए। जिंग ने उसे अल्कोहल पीते देखा तो कहा उसे भी ये चाहिए। उसने बोला अडल्ट हो जाओ तब। जिंग उसे अपनी प्यारी आंखों से रिक्वेस्ट करती है तो वो उसके लिए कोला लेकर आता है। सब खाने पीने के बाद आ गया वक्त घर वापस जाने का, पर वो बहुत ही धीरे धीरे चलने लगी। तभी एक फल वाली दुकान के पास खड़ी होकर बोली उसकी जबान को अब कुछ मीठा चाहिए। ऐसा करते करते 1 बज गए। चेनी ने कहा घर जाकर सो जाने, लेकिन अब उसे सूप पीने का मन होने लगा। आखिर में घर लौटना तो पड़ा। बड़े अफसोस के साथ उसने दरवाजा खोला और तभी अपनी माँ और चेन के झगड़ों की आवाज सुनी। चेन कुछ मैगजीन पढ़ रहे थे। उसकी माँ ने बोला इतने आराम से कैसे तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, मेरी बेटी नहीं मिल रही है। तो उन्होंने पूछा ये ली कौन है? वही आदमी जिसके साथ वो घुमा फिरा करती है। उन्होंने साफ कहा कि दोनों ने शादी नहीं की, ऑफिशियल नहीं हुए, सो उनका हक नहीं बनता ये सब पूछने का। उन्होंने एहसान जताया कि उनकी बेटी को पालने वाले वो हैं, सो वो ऐसे उन्हें ट्रीट नहीं कर सकती। अगर इतनी ही तकलीफ होती है तो अपनी बेटी को लेकर निकल जाए। वे ने जवाब दिया कि उन्होंने ही कहा था वाइफ के मरने के बाद उन्हें डर है, इसीलिए वे को अपने साथ अपनी बेटी को भी लाने को बोला ताकि अपनी फैमिली कंप्लीट कर सके। उसे याद आया जब उसकी माँ ने उसे गांव छोड़ दिया था किसी के भरोसे जहां उसके साथ सही से सुलूक नहीं होता। वो अपनी माँ को याद करती थी और एक रोज वो आ गई उसे तेंग शहर अपने साथ ले जाने के लिए। अब उसे समझ आ रहा है वो उसके लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ के लिए आई थी। इससे पहले कि जिंग और कुछ ऐसा सुने जिससे उसे तकलीफ हो, चेनी उसे वहाँ से ले जाता है। चेनी जिंग के लिए दलिया लेकर आता है। दोनों छत पे बैठ जाते हैं। चेनी जिंग को तसल्ली देते हुए कहता है कि वो इतना ज्यादा ना सोचे क्योंकि हर पेरेंट को अच्छा पेरेंट बनना नहीं आता। पेरेंट्स को बच्चों से प्यार करना नहीं आता, उनके एक्सेप्टेंस का इंतजार करना फिजूल है। जिंग ने बोला उसने उम्मीद नहीं की थी ये सारी बातें चेनी कह सकता है। उसे तो चेनी से ये मेरा घर है तुम यहाँ नहीं रह सकती इस तरह की बातों की एक्सपेक्टेशन होती है। चेनी हंसने लगा और उसने उसके फ्यूचर के बारे में पूछा। जिंग ने बताया स्टडी करना, एग्जाम देना, पर अगर उसकी माँ और चेनी के फादर का ब्रेकअप हुआ तब उसका फ्यूचर क्या होगा ये उसने अब तक नहीं सोचा। चेनी ने बताया उसने पुलिस एकेडमी में अप्लाई किया है, इसलिए उसे भी अपने फ्यूचर के लिए दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद ही सब कुछ करना चाहिए। फिर उसने उसे घर जाने का वो रास्ता दिखाया जहाँ से वो खुद आया जाया करता था जब भी उसके फादर के साथ उसका प्रॉब्लम चलता, यानी खिड़की के रास्ते। उसने उसे वहाँ तक चढ़ना सिखाया और उसे गुड नाइट बोलकर चला गया। अगले दिन फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए हम उसे तैयारी करता हुआ देखते हैं। वहाँ कई लड़कियों की लाइन लगी होती है जो उसे देखने के लिए आई थी। तभी जिंग आती है उसके लिए पानी और कुछ नोटबुक लेकर और बाकी लड़कियों की नजर में वो चुभने लग जाती है कि ये दूसरे स्कूल से है, यहाँ कैसे आ गई, इसका चेनी से क्या रिलेशन है। सो जब जिंग जाने लगी तब उन लड़कियों ने उसे रोका और पूछा कि वो यहाँ चेनी के पास क्यों आई। जिंग ने बताया उसको कुछ स्टडी मटेरियल देना था। इस पे उन्होंने उससे पूछा आखिर वो चेनी की लगती कौन है। जिंग ने कहा बहन, पर उन्हें पता है चेनी इकलौता बच्चा है, उसकी बहन कैसे हो सकती है, ये जरूर उसकी फैन गर्ल होगी। जिंग ने बस इतना कहा कि अगर उसे चेनी इतना पसंद है तो जाकर उसे कहे उसको क्यों ऐसे परेशान कर रही है। इस बात पे उस लड़की ने उसे उंगली दिखाकर लेक्चर देने से मना कर दिया। तभी चेनी आया और उसके एक ही नजर से सब लड़कियों की बोलती बंद हो गई। चेनी जिंग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गया। हाई स्कूल में जिंग को उसके दोस्त ने वार्न किया, कहा कि वोकेशनल स्कूल के कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं क्योंकि चेनी उसे अपनी बहन बताता है। वो उनकी नजरों में चढ़ गई है। वो उसे उन लड़कियों से दूरी मेंटेन रखने को कहती है। एक रोज जब जिंग चेनी के साथ होती है तब बताती है कैसे वो उसके स्कूल में फेमस हो गई है। उसने बोला हाँ तो क्या हुआ, इससे तो तुम्हारी इमेज अच्छी हो गई। तभी वही तीनों लड़कियां आती है जिसने जिंग को पिछली बार बुली किया था और चेनी से रिक्वेस्ट करती है टेबल शेयर करने को। वो भी हाँ कर देता है, पर तभी उसकी जगह कोई और बैठ जाती है और खुद को चेनी की बहन बताती है। बारी बारी और भी लड़कियां बैठकर खुद को उसकी सिस्टर कहने लगी और वो लड़की धीरे धीरे इरिटेट हो गई और वहाँ से निकल गई।
रात में चेनी खिड़की से आया। जिंग ने पूछा पुलिस एकेडमी एग्जाम कब है। उसने बताया इंटरव्यू फिजिकल फिटनेस के टेस्ट के बाद होगी। उसने पास्ट इंटरव्यूज के क्वेश्चंस चेक कर लिए। देन उसने उसे मटेरियल सॉर्ट करने के लिए रिवॉर्ड में खाने की चीज दी और कहा कि उसने बो की मदद से लड़कियों को अरेंज किया। पर जिंग को उसकी ये हरकतें बचकानी लगी। चेनी हंसकर जाने लगा तो जिंग ने भी उसे उसके एग्जाम के लिए गुड लक विश की। लेकिन पुलिस एकेडमी एग्जामिनेशन के फिजिकल फिटनेस टेस्ट में वो आया नहीं। जब जिंग क्लास में स्टडी कर रही थी तब बो ने उसे इशारे करके बाहर बुलाया। वो रेस्ट रूम जाने के बहाने से बाहर आ गई। बो ने बताया चेनी घर गया था, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लेने पर लौटा नहीं। उसने घर जाकर दरवाजा नॉक किया पर किसी ने जवाब नहीं दिया। जिंग को याद आया उसने देखा था मिस्टर चेन के हाथ में डोंगहुई पुलिस एकेडमी एडमिशन का बुकलेट। उसे समझ आ गया कि उन्होंने ही चेनी के साथ कुछ किया होगा। उसके पास घर की चाबी थी। वो बो के साथ वहाँ गई। वो दरवाजा खोल रहा था। बाहर जिंग नजर रखे हुए थी। तभी मिस्टर चेन आते हुए दिख गए। यहाँ अंदर चेनी बंधा हुआ था और कमरे का दरवाजा लॉक्ड था। जब वो आया तो उसने आवाज लगाकर नाइफ मांगी ताकि वो अपने हाथों की रस्सी को काट सके। यहाँ मिस्टर चेन सीढ़ियों तक आने लगे तो जिंग एक कांच की बोतल तोड़कर उसे साफ करने लगी और कहा कि आज उसे तबीयत सही नहीं लग रही थी, इसीलिए स्कूल से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ गई। उसने उन्हें लेट कराने के लिए उनसे पैसे मांगे ताकि अपने लिए कुछ दवाई ले सके। उन्होंने पहले तो तंज किया कि उसकी माँ इतने पैसे कमाती है, बेटे को नहीं दे सकती। तो वह कहती है कि उसकी माँ को वो ढूंढ नहीं पा रही। वहाँ चेनी ने अपनी रस्सी खोली और बो के साथ निकल गया। जब मिस्टर चेन जिंग को पैसे देकर घर आए तो कमरे में सिर्फ रस्सी पाया। यहाँ योंग अपने दोस्त के लिए ग्राउंड में खड़ा था। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद भी उसने टीचर्स से रिक्वेस्ट की थोड़ी देर रुक जाने, उसका दोस्त आता ही होगा। ये मौका उसके लिए बहुत ही जरूरी है। एक टीचर तो मान गए 5 मिनट तक रुकने के लिए क्योंकि वो जानते हैं चेनी टैलेंटेड है, लेकिन सीनियर नहीं माने। उन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो वो किसी के लिए भी ब्रेक नहीं कर सकते। जब तक चेनी पहुंचा तब तक सब निकल गए। उसके अंदर गुस्सा, दर्द, पछतावा, दुख, हार, हर तरह के इमोशंस उमड़ने लगे। वो जब घर लौटा तो एग्जामिनेशन फी का स्लिप फटा पाया। उसके बुक्स के साथ भी छेड़छाड़ किया गया। उसके फादर ने बोला कि वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो अपने बायोलॉजिकल फादर के पास जा रहा था। उनके दिमाग में बस यही ख्याली पुलाव पकता रहता है। चेनी ने बोला कि उनका उसे कंट्रोल करने का कोई हक नहीं है। मिस्टर चेन भड़क गए कि कैसे नहीं है, उन्होंने उसे अपने बेटे की तरह पाला। वो चाहते हैं वो ग्रेजुएशन के बाद सीधा पावर ब्यूरो जाए, वहाँ काम करे। जिस जॉब को उन्होंने उसके लिए सिक्योर किया उसके लिए लोग तरसते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं जैसे कि वो उस पे बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हैं। चेनी ने कहा वो बेहतर से जानते हैं उसे इलेक्ट्रिक से डर लगता है, फिर भी वो उसे वहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि वो उसे बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। पहले स्कूल चॉइस उस पे थोप दी और अब ये वो चाहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। बस उसे चुप कराने के लिए मिस्टर चेन फिर से उसे करंट का झटका देने की सामान्य निकालने लग जाते हैं। चेनी गुस्से में उनसे हाथापाई करता है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो उनकी जान ही ले ले, पर उसने खुद पे कंट्रोल किया। अगर वो चाहता तो उन्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन वो उनके जैसा बनना बिल्कुल नहीं चाहता। वो जब घर से निकल रहा होता है उसी वक्त वही काम से आते हुए उसे देख लेती है। यहाँ स्कूल में जिंग को इन्फॉर्म की जाती है कि उसके घर में कुछ हुआ है। उसकी माँ का ग्रीन लाइफ कंपनी फ्रॉड निकला और अब वो शट डाउन हो गया। लोगों में गुस्सा है, वो बाहर आकर प्रोटेस्ट कर रहा है। जिंग याद करती है उसने पार्टी में एक लेजर के बारे में सुना था जिसे उसकी माँ को छुपाने के लिए दिया गया था। उसे डर हुआ कहीं उसकी माँ को भी अरेस्ट ना कर लिया जाए। वो हॉस्पिटल पहुंची, उसकी माँ बैठी थी। उन्होंने बताया मिस्टर चेन को ब्रेन हैमरेज हुआ है। ये अचानक से इसलिए हुआ क्योंकि मिस्टर चेन और उनके बेटे में कुछ अनबन हुई। चेनी उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना चाहता है। उसके फादर गुस्से में ड्रिंक करने लगे। जब घर लौटे तब हॉलवे के पास इलेक्ट्रिसिटी गई हुई थी। वहाँ उनका पैर स्लिप हुआ और वो अपने सर के पीछे साइड के बल जमीन पे गिर गए। फौरन से बेहोश हो गए तो उन्हें आईसीयू में लाया गया। वे इस बात से परेशान हैं कि वो हॉस्पिटल बिल्स कैसे देंगी, इतने महंगे खर्च कैसे उठा पाएंगी। वो सारा दोष चेनी पे देती है। इवन उन्होंने उसे कॉल भी लगाया पर अब तक उसका कोई पता नहीं। अपनी माँ को इतना फ्रस्ट्रेट देखकर जिंग ने कहा उन्हें घर चले जाने, यहाँ वो रह लेगी। वे घर पे चेन के बैंक बुक ढूंढने लगी पर कहीं नहीं मिला। उन्होंने जिंग को कॉल करके कहा कल जाकर पावर ब्यूरो से मिस्टर चेन के मेडिकल इंश्योरेंस कलेक्ट कर लेने क्योंकि वो अपनी तरफ से एक पैसे नहीं देने वाली। तभी उनका दरवाजा कोई जोर जोर से नॉक करता है। वो डर जाती है और एक लेजर बेड के नीचे छुपा देती है। अगले दिन जिंग आती है इंश्योरेंस के पैसे कलेक्ट करने के लिए चेन की फैमिली मेंबर बनकर, पर डॉक्यूमेंट साइन करने से हेजिटेट कर दिया है क्योंकि उसकी माँ ने तो मिस्टर चेन से शादी ही नहीं की, तो उसका पैसा कलेक्ट करना सही नहीं लगता। सो वो बाद में ओंगी बोलकर चली गई। बार बार चेनी को कॉल लगाती है पर लगता नहीं।
हॉस्पिटल में वो आया और उसे बैंक कार्ड देकर बताया कि उसने सारे पेपर वर्क कंप्लीट कर लिए। तभी वे आती है और चेनी को समझाने की कोशिश करती है कि ये उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए क्योंकि चेन उसके फादर है। किसी भी अनबन से ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, इसलिए उसे अपने फादर की देखभाल और उनके खर्चे संभालने चाहिए। चेनी ने बताया कि वो अभी एक स्टूडेंट है, इतने पैसे कहाँ से लाए। वे ने बोला कि वो ये सब क्यों करे जबकि वो उसके फादर से मैरिड भी नहीं है। उसने याद दिलाया उन्होंने वादा किया था उसके फादर का हमेशा ध्यान रखेंगी, पर अब वो अपने वादे से मुंह कर रही हैं। उनकी अनबन खामोशी में बदल गई। जब जिंग चेनी के साथ अकेली होती है तब पूछती है वो इतने दिनों तक कहाँ था। उसने बोला कभी बिलियर्ड्स हॉल तो कभी इंटरनेट कैफे, अपने दोस्त के वेयर हाउस में सोता। तभी मिस्टर चेन की हालत खराब होने लगी। डॉक्टर्स और नर्स उन्हें बचाने में लग गए। थोड़ी देर बाद बाहर आकर उन्होंने चेनी को बताया पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया पर हार्ट बीट कर रही है। उन्हें वेंटिलेटर के सहारे जिंदा रखा जा सकता है, दोबारा होश में आने का कोई चांस नहीं है। सो उनका बेटा होने के नाते ये डिसीजन उसका था। वो क्या चाहता है, उसे पेपर पे साइन करने को कहा जाता है। उसने फैसला कर लिया वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू नहीं करेगा। जिंग से कहा उसने बो और योंग ने बिलियर्ड्स हॉल को टेक ओवर कर लिया है। अब से मिस्टर चेन उस पे जिंदगी भर का बोझ नहीं बनेंगे। उनके मरने के बाद उनके सेविंग से आगे की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। बाकी वो जानता है वे की नजर बैंक बुक पे थी और ये भी उनके साथ क्या हुआ, इसलिए वो जिंग और उसकी माँ को घर पे रहने देगा जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो जाती। तभी उसके फादर उसके सामने अपनी आखिरी सांसें तोड़ देते हैं। चेनी को फाइनली उनसे आजादी मिल गई पर उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि पैटर्निटी रिपोर्ट 99.99% आया, यानी कि मिस्टर चेन उसके बायोलॉजिकल फादर ही थे। जिस शक की वजह से वो अपने ही बेटे पे जुल्म करते हैं उसका सच जाने बिना वो चल बसे। चेनी और जिंग ने मिलकर उसके फादर का फ्यूनरल संभाला। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और जिंग चुपचाप चेनी के पास खड़ी उसके लिए अम्ब्रेला पकड़े हुए थी। तभी उसकी माँ आई और उसे अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन इस बार जिंग ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। फिर हम देखते हैं चेनी को बिलियर्ड्स हॉल में उसके ओनर ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि उनके सर ढेरों कर्ज आ गया। इतना अच्छा मौका चेनी गवाना नहीं चाहता था, इसलिए उनसे बात की कि वो ये उसे ट्रांसफर कर दे। वैसे तो उन्होंने पहले उसे बहुत ज्ञान दिया, ये बिजनेस रिस्की है, हर किसी के बस का नहीं है, पर चेनी ने उन्हें मना ही लिया क्योंकि ओनर को पैसों की सख्त जरूरत थी। और ट्रांसफर पेपर पे साइन लेने के बाद जब वो बाहर आया तब उसके दोस्त ने बताया ऐसे कई स्मॉल बिजनेस ओनर्स अर्जेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि सब ने ग्रीन लाइफ में इन्वेस्ट किया था जो जिंग की माँ की कंपनी थी। वहाँ जिंग स्कूल के बाद अपनी माँ की कंपनी पहुँची पर उन्हें घबराया हुआ पाया। वो शटर बंद करके बोलने लगी कि अब वो लोग घर पे नहीं रह सकते हैं, सो वो भी अगले हफ्ते से स्कूल डॉम में रहने चली जाए। तभी अचानक दरवाजे पे जोर जोर से नॉक होने लगी, जैसे बहुत सारे लोग उधार के पैसे वसूलने आ गए। लेकिन शटर चेन ने खोला और बताया वसूली वाले वे को ढूंढ तो रहे हैं। रात में जिंग को सपना आया कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। वो जैसे ही नींद से उठी उसने उन्हें आवाज लगाया। चेनी ने बताया वो अपने कमरे में सो रही हैं। जब उसने वे को देखा तब उसके सांस में सांस आई। वो चेनी के बैग को अपने कमरे में ले जाते हुए कहने लगी अब से उसे स्कूल हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं, वो घर पे ही रुके। चेनी ने समझाया कि अब वो बड़े हो गए हैं, ऐसे एक रूम में नहीं रह सकते। जिंग ने कहा कि ये उसके डैड का घर है जो अब रहे नहीं, तो उसका और उसकी माँ का यहाँ रुकना सही नहीं होगा। चेनी ने बोला ये उसी का कमरा है, सो ऐसा फील ना करे और वो आराम से यहाँ रह सकती है। अगर वसूली वाले दोबारा आए तो वो सीधे उसे बताए, वो सब संभाल लेगा। अगले दिन स्कूल में उसकी माँ का कॉल आया। वो उसे जल्दी से पैकिंग करके स्कूल गेट के पास 30 मिनट में बुला रही होती है जहाँ मिस्टर ली उसे पिक करने आएंगे क्योंकि वो अभी बस स्टेशन में है। जिंग ने उनसे पूछा आखिर ये सिचुएशन क्या है, एक्सप्लेन करे, पर वो कुछ नहीं बताती, बस जल्दी में होती है। उन्होंने उसके स्कूल से आधे दिन की छुट्टी भी मांग ली। यहाँ जब चेनी लोन के लिए अप्लाई करने आया तो पता चला घर किसी ने गिरवी पे रखा और ये एक्चुअली में उसकी माँ का घर था। गिरवी उस वक्त रखी गई जब उसके फादर आईसीयू में थे, तो मिस्टर चेन तो ऐसा कर नहीं सकते थे। उसे वही पे शक हुआ। अब उसे अपने ही घर को छुड़ाने के लिए पैसे भरने पड़ेंगे। ऊपर से खबर मिली कि वे भाग गई हैं। ग्रीन लाइफ के कई डीलर्स भाग गए जिनमें से एक वे थी, यानी वो स्टोर चलाने के साथ साथ ये सब काम भी कर रही थी। जिन लोगों को नुकसान हुआ वो उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। उसे तो जिंग की ज्यादा फिक्र होने लगी, इसलिए वो बाइक से सीधे स्कूल गया। यहाँ जब वो स्कूल गेट से बाहर आई तब मिस्टर ली उसे पकड़कर अपनी कार में बैठाने लगे, पर उसने कह दिया वो उनके साथ क्यों जाए भला, क्या उसकी माँ ने सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है इसलिए वो भाग रही है। मिस्टर ली उसे कोई जवाब नहीं देते, जबरदस्ती उसे गाड़ी में बैठाने लगते हैं। ये सब चेनी देख लेता है और जल्दी से उन्हें उससे दूर हटाता है। इस हंगामे के बीच
पुलिस भी आ जाती है। मिस्टर ली बताते हैं वो तो उसे पिक करने आए थे, उसकी माँ उसका बस स्टेशन पे इंतजार कर रही है। जिंग ने कहा कि उसे कहीं नहीं जाना। चेनी जिंग को पकड़कर स्टेशन ले आया उसकी माँ को ढूंढने, पर वो कहीं नहीं दिखी। उसने उससे उसका फोन मांगा और पूछा क्या दोनों लिंगांग शहर जाने वाले हैं। जिंग ने बताया उसे कुछ नहीं पता, अगर मालूम होता तो क्या उसे नहीं बताती। तभी बो और योंग ने आकर बताया उन्होंने टिकट के लाइनें चेक की पर उसकी माँ कहीं पे भी नहीं मिली, ना ही मिस्टर ली मिले। सो चेनी ने लॉस्ट पर्सन ब्रॉडकास्ट के काउंटर जाकर वेमिंग की अनाउंसमेंट करवाई कि उनके बच्चे उन्हें ढूंढ रहे हैं। चेनी ने परेशान होकर पूछा क्या उसकी माँ ने उसे कहीं और आने को कहा था। जिंग ने देखा उसे उस पर यकीन ही नहीं है। सो वो लिंगान जाने वाली बस में अपनी माँ को उसके साथ मिलकर ढूंढने लगी। बो और योंग ने भी बाकी के बसों में उन्हें तलाश किया पर वो कहीं नहीं मिली। जिंग की आंखों में आंसू आ गए जब चेनी ने बोला उसे जाकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए। तभी चेनी को एक पेमेंट करने का मैसेज आया। उसने कुछ पैसे दिए जिंग को और कहा कहीं भी चले जाने अब से वो उसके साथ नहीं रह सकती। इसके बाद ग्रीन लाइफ का केस अच्छे से इन्वेस्टिगेट होने लगा फेक एडवर्टाइजिंग और इलीगल ऑपरेशन के जुर्म में, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स वैसे नहीं होते जैसे वो दावा करते थे। इवन कंपनी ने नकली हेल्थ लाइसेंस का यूज किया था। 12 की सस्पेक्ट्स की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ जिंग डॉम आ गई और पैसों की कमी से उसे डॉम एक सेमेस्टर तक का ही बुक करना पड़ा। वहाँ चेनी ने भी बिलियर्ड्स हॉल के ओनर को ट्रांसफर पेपर लौटा दिया। उन्होंने उसकी मजबूरी समझा और जाते वक्त उसे अपना एक कीमती क्यों दिया। चेनी नाइट क्लब आया जुआ खेलने ताकि किसी भी तरह से पैसे अर्न करके कर्ज चुका पाए, लेकिन गैम्बल मैच कैंसिल हो गया। जिस तरह के टैक्स फ्रॉड के हालात शहर में चल रहे थे उसके बॉस मैचेस रखवा कर रिस्क नहीं लेना चाहते। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो कचरे उठाने तक का काम करता है। वहाँ उसे एक घायल आदमी मिला जिसने उसे अपनी कीमती घड़ी दिखाकर मदद की भीख मांगी। सो जो लोग हथियार लेकर उन्हें ढूंढ रहे थे उनसे चेनी ने कहा कि वो दूसरी तरफ चले गए। इस हेल्प के बदले उस आदमी ने उसे अपना वॉच दे दिया और कहा जब भी जरूरत हो वो उन्हें डिस्ट्रिक्ट 7 नाइट क्लब आकर मिल सकता है। उन्होंने बताया भले ही वो अभी मुश्किल में है लेकिन एक बार वो इन सब से निकल गए तब उसे पता चलेगा कि वो कितने बड़े आदमी हैं। पर चेनी ने उनका घड़ी नहीं उठाया और उनकी बातों को अनसुना करके चला गया। जिनके हालात उससे कम अलग नहीं थे। सिचुएशन का प्रभाव उसके मंथली एग्जाम रिजल्ट पे भी पड़ा। चेनी आया लोन का पेमेंट करने। उसके पूछने पे पता लगा उसे अभी भी बहुत बड़ा अमाउंट पे करते रहना है। वहाँ जिंग भी थी जो अकाउंट चेक करने आई थी जो उसकी माँ के नाम पे थी, पर अब वो फ्रीज हो गई है। आसपास के लोगों ने सुना अकाउंट होल्डर वेमिंग है तो सब समझ गए ये उसकी बेटी है। वो उसके पीछे पड़ गए, उसे तंग करने लगे, उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन भी ले जाने लगे। शोर शराबा सुनकर चेनी उसे पकड़कर बाहर ले आया और उसे कहा अपनी माँ को कांटेक्ट करने। वो उस पे गुस्सा दिखा रहा था ताकि लगे वो भी उनके जैसे उसकी माँ से परेशान है, जो कि है। जब जिंग उन्हें कॉल लगा रही थी तब सभी इकट्ठा हो गए पर कॉल नहीं लग रहा था। कुछ औरतें कहने लगी ऐसे उनका एक बच्ची को तंग करना सही नहीं, उन्हें उसके पीछे जाना चाहिए जिसने गलत किया। जिंग वहाँ से निकल गई, चेनी उसके पीछे। उसने जिंग को सामने से आ रही बाइक से बचाया क्योंकि वो लापरवाह होकर सड़क पे चल रही थी। जिंग ने उसे कुछ पैसे देकर कहा कि वो अपने माँ के सारे कर्ज थोड़े थोड़े करके लौटा देगी, पर चेनी बस इतना चाहता है कि वो सिचुएशन को स्मार्टली हैंडल करे, उसे उससे पैसे नहीं चाहिए। पर जिंग ये कहकर चली गई कि सबके गुस्से वो खुद झेल लेगी और अपनी माँ के कर्ज भी खुद पे करेगी। वो स्कूल में भी ब्रेक के टाइम पे रूखी सूखी ब्रेड खाती, विंटर की ड्रेस नहीं पहनती, स्कूल की लड़कियां उस पे तरस खाती। उसने जब अपने वार्डरोब चेक किया तो उसमें एक भी गर्म कपड़ा नहीं पाया। सो वो खिड़की के रास्ते अपने कमरे में आई और अपने कपड़े लेने लगी। हलचल की आवाज सुनकर चेनी बैट लेकर आया, उसे लगा चोर है, पर जिंग को देख कर रुक गया। वो भी अपने कपड़े पैक करके वहाँ से निकलने लगी। चेनी ने उसे रोका थोड़े अच्छे और वार्म कपड़े देने के लिए, पर वो रुकी नहीं। अगले दिन वो डॉम आया, रिसेप्शन में एक बैग दिया। क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने जिंग को बताया उसकी फैमिली ने कुछ पार्सल भेजा है, जाकर रिसीव कर ले। उसे लगा उसकी माँ आई थी, पर रिसेप्शन पे बैठे अंकल ने बताया एक लड़का आया था, एक नोट देकर गया। उसमें लिखा था कि ये सब उसकी माँ की चीजें हैं, पर उसमें जैकेट्स वगैरह भी थी। वहीं चेनी कंस्ट्रक्शन साइट में कबाड़ इकट्ठा करने के साथ साथ ऑटो रिपेयर शॉप में भी काम करता है। तभी म्योजिंग आई। उसने उसे बैग देकर कहा कि उसने अपनी माँ की चीजें रख ली है, बाकी उसके जो सामाने हैं वो खुद रख ले, उसे उसकी चैरिटी नहीं चाहिए। चेनी ने भी गुस्से में कह दिया अब से उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। बो ने बताया ऐसे कठोर ना बनने। जिंग ने उसे उस रोज चेन से आजाद कराया था जब वो घर में बंद था। जिंग ने ही मिस्टर चेन को दरवाजे पे रोके रखा था
वरना तो वो उस रोज पकड़े ही जाते। उसके बाद मिस्टर चेन ने गुस्से में उसे घर से निकाल भी दिया और अब बेचारी की ऐसी सिचुएशन चल रही है। चेनी ने उसके बैग में कैंस देखे थे। वो बाजार जाता है जहाँ कैंस वगैरह ज्यादा फेंके जाते हैं। वहाँ जिंग यही सब स्क्रैप्स कलेक्ट कर रही होती है। चेनी उसे रोकता है और उसे ये सब छोड़कर स्टडी पे फोकस करने को कहता है, पर वो उससे मुंह मोड़कर जाने लगती है। सामने एक गैंग आता है, उसे देखकर नजरें चुराती है। चेनी उसके हाथ के चोट को देखकर पूछने लगा, क्या ये लोग उसे बुली करते हैं? जिंग ने कहा कि वो भले ही उसकी इस बार मदद कर दे, पर आगे उसे खुद ही सब कुछ हैंडल करना होगा। सो बेहतर यही होगा कि वो उसे उसके हाल पे छोड़ दे, पर वो ऐसे कैसे जाने देता। रात में वो उन सबके घर में घुसकर उन्हें मारता है। फिर चारों पुलिस स्टेशन में होते हैं। चेनी की फैमिली में से जिंग को बुलाया जाता है, पर वो उसके फैमिली मेंबर होने से इनकार कर देती है। वह आदमी बोलने लगे कि अगर फैमिली नहीं होती तो फिर चेनी उन्हें मारता ही क्यों। तभी कैप्टन आए और सबको चुप कराया। उन्होंने चेनी को देखकर पहचान लिया कि इसने पुलिस एकेडमी में अप्लाई किया था। पूछने लगे कि वो यहाँ कैसे आया। उसने बताया उसे इन तीनों की शक्ल अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्हें मारा। जिंग से पूछा गया उसका चेनी के साथ रिलेशन क्या है। जिंग ने बोला कोई रिश्ता नहीं है, उसकी माँ बस उसके फादर के साथ रहती थी, पर उसके फादर मर गए और उसकी माँ भाग गई। कैप्टन को उसकी कहानी सुनकर उसके लिए बुरा फील हुआ, इसीलिए जब उनकी गर्लफ्रेंड आई तो जिंग को उन्हीं के साथ भेजवा दिया ताकि इतनी रात में उसे अकेले जाना ना पड़े। रास्ते में उन्होंने उसे स्टडी के साथ साथ खाने पीने का भी ध्यान रखने को बोला। उसके साथ नंबर भी एक्सचेंज किया और ये भी बताया कि वो जल्द ही कैप्टन से शादी कर रही हैं। यहाँ कैप्टन ने चेनी से कहा कि शुक्र था वो आदमी सेटल करने को मान गए और उन्होंने भी उसका नाम रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाया, वरना वो पुलिस एकेडमी एग्जाम कभी पास नहीं कर पाता। चेनी ने कहा कि उसे एग्जाम देना ही नहीं है। रात में जिंग चेनी को मैसेज करके उसका हाल चाल पूछने की कोशिश करती है, पर वो मैसेज कर नहीं पाती। वहीं स्कूल में एक नई मुसीबत, गर्ल्स डॉर्म में 2 हफ्ते तक प्लम्बिंग रिपेयर चलेगा, सो स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी क्लास के बाद सीधे घर जाना होगा। वो सामान लेकर डॉम से निकल तो गई, लेकिन चेन के घर किस हक से जाती। पर किस्मत से उसे पता चला इंटरनेट कैफे में नाइट शिफ्ट वर्कर्स को हायर किया जा रहा है। खाना और रहने की जगह साथ में मिलेगी तो वो उसी में काम करना शुरू कर देती है। एक रात उसे वहाँ बो ने देख लिया। उसने उसके स्कूल पता लगाया, फिर जाकर चेनी को बताया कि उसका स्कूल रेनोवेट हो रहा है, इसलिए उन्हें डॉम से कुछ टाइम के लिए हटा दिया गया है। उसने एक रोज जिंग को इंटरनेट कैफे में देखा था। वो वहाँ नाइट शिफ्ट कर रही है, पर उसने ये भी कहा कि ये एक तरह से अच्छा है, वो इंडिपेंडेंट होना सीख रही है। और वैसे भी उसका दोस्त खुद दिन रात कार रिपेयर करता है, वो नहीं चाहता उसे किसी और की जिम्मेदारी का बोझ भी खुद ही लेना पड़े। चेनी ने जाते हुए घर की चाबी देकर जिंग को ये दे देने को बोला। वो ने कॉल करके बताया जिंग ने बड़ी मुश्किल से चाबी ले ली। ये सुनने के बाद चेनी ने जल्दी से कमरा साफ किया, बिस्तर लगाया और इंटरनेट कैफे आ गया। जिंग से पूछा उसका शिफ्ट कब खत्म हो रहा है। वो दिन में पढ़ती है, रात में काम, ऐसे उसका बॉडी थक जाएगा, उसकी सेहत खराब हो जाएगी। पर जिंग उसे एक कस्टमर जैसा ट्रीट करती है। उसके बॉस बोलते हैं क्या फैमिली के साथ झगड़ा चल रहा है। उसने साफ बोल दिया कि चेनी उसका परिवार नहीं है। तभी एक कस्टमर आवाज लगाता है कि उसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, तो वो जल्दी से उसे ठीक करने लग जाती है। उसे फुल अवॉइड करती है, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता, उसे फॉलो करता रहता है। कैंस कलेक्ट करते वक्त उसके हेवी बैग उठाता है। ये काम खत्म होने के बाद भी वो उसके पीछे पीछे जाता रहता है। आखिर में जिंग फ्रस्ट्रेट होकर कह देती है कि उसी ने उसे फैमिली मेंबर मानने से इनकार कर दिया, उसे दूर भगाया। तो अब ये सब करने का क्या मतलब है? क्या उसे उस पे तरस आ रहा है? चेनी ने बताया कि वो उस वक्त गुस्से में था और ये उस पे निकल गया। उसने उसे सॉरी कहा। जिंग रोने लगी तो गले लगाकर बोला कि वो उसकी फैमिली ही है, वो घर जितना उसका है उतना जिंग का भी है। जिंग ने भी उसे थोड़ा मार वार कर अपना गुस्सा निकाल लिया और उससे पैचअप कर लिया। देन घर आ गई। चेनी ने बोला कि अब वो बड़ा हो गया है, वो अपनी फैमिली का ख्याल रख सकता है। ये बोलकर थोड़ा एम्बेरस भी हो जाता है। देन डिनर तैयार करने के लिए जब फ्रिज खोलता है तब उसे खाली पाता है, पर जिंग के पास इंस्टेंट नूडल्स होते हैं। खाने का तो इंतजाम हो गया, लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी चली गई। चेनी ने टॉर्च ढूंढने के लिए जब कबर्ड खोला तो उसमें वायर्स देखे जिससे उसके फादर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते थे। वो थोड़ा सहम गया, पर जिंग के सामने नॉर्मल दिखाने के लिए वो सर्किट ठीक करने चला गया। पर उसे याद आया उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा नहीं था। तो दोनों कैंडल लाइट्स में डिनर करते हैं। सॉसेजेस के पैकेट जिंग से खुलते नहीं, तो चेनी ने मदद कर दी, उसके नूडल्स रेडी करने में हेल्प किया। जिंग ने भी उसका हाथ बटाया। दोनों एक फैमिली जैसे एक दूसरे की केयर कर रहे थे। चेनी जिंग को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने ले आया, उसे बताने लगा कैसे क्या करना होता है। जिंग ने कहा वो पेमेंट करेगी, वो भी उस घर में रह रही है और वैसे भी उसने इंटरनेट कैफे में नाइट शिफ्ट और स्क्रैप बेचकर थोड़े पैसे कमाए हैं। वैसे तो वो नहीं ले रहा था, पर वो जोर देती है ये कह करके अब वो भी फैमिली का हिस्सा है, ये उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
फिर उसने चेनी को अच्छा सा हेयर कट भी दिया। दोनों साथ ग्रोसरीज लेने आए। चेनी ने उसे ऐसे स्टोर के बारे में बताया जहाँ खाने पीने की चीजें कम प्राइस में मिलती क्योंकि ये एक्सपायर होने वाली होती। इसके बाद चेनी जिंग को अपने साथ स्क्रैप मेटल इकट्ठा करने ले आया। ये पुराना लोहा और मेटल का कबाड़ एल्यूमिनियम कैन से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल था। उसने जिंग को यहाँ अकेले आने से मना कर दिया। फिर उसने उसे ये पूरा जगह अच्छे से दिखाया। फिर दोनों ने कबाड़ इकट्ठा करना शुरू किया। चेनी ने बताया किस तरह के वैल्यूएबल चीजों को कलेक्ट करना है। उसे इन सब में इतना होशियार देखकर पूछा क्या वो यहाँ बहुत टाइम से आ रहा है। उसने बताया जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तब से, जब उसे भूख लगती और खाने का कुछ मिलता नहीं तो यही सब करके जो पैसे मिलते उससे अपनी भूख मिटाता। ये करते करते अंधेरा हो गया। दोनों वापस घर को निकलते हैं लेकिन रास्ते में एक कुत्ता उन्हें देखकर भौंकने लगा। दोनों ने अपनी चाल धीमी कर ली लेकिन जब लगा ये काट ही लेगा तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागने लगे। तो जिंदगी मुश्किल अब भी थी लेकिन दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया। 3 महीने के बाद कबाड़ा बेचते बेचते उनके पास पैसे थोड़े बहुत आने लगे। महीने का हिसाब किताब करने के बाद बचे पैसे चेनी सारे जिंग को दे देता। एक रोज उसके दोस्त बोलने लगे कि उसे जिंग को अपनी माँ से बात करने देना चाहिए। वो भला कब तक उसे सपोर्ट करे, वो तो उसके दहेज के पैसे भी नहीं जोड़ पाएगा। चेनी ने बोला कि वो अभी हाई स्कूल में है, शादी तो दूर की बात है। उसने साफ कहा कि वो सब मैनेज कर लेगा, अब तक तो कर ही रहा है, तो उन्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। और उसे ये बात अच्छे से पता है कि वो उसकी माँ से तो बहुत ही बेटर है। चेनी ने दूसरे दिन जिंग को डॉम से मूव आउट करा दिया। घर जाने से पहले उसकी टीचर ने उसे ऑफिस बुलाया। उन्होंने बताया कि उसकी माँ ने नेक्स्ट सेमेस्टर के ट्यूशन का फी पे नहीं किया। उन्होंने साल भर का एक साथ पेमेंट नहीं किया था। वो हर सेमेस्टर पैसे देती। स्कूल ने भी सिचुएशन अंडरस्टैंड किया लेकिन अब वो छूट नहीं दे सकते। वो उसे नोटिस स्लिप देकर अपने फैमिली से बात करने को कहती है, पर वो चेनी को ज्यादा परेशानी नहीं देना चाहती थी इसीलिए बताती नहीं। पर उसके उतरे हुए मुंह से उसने समझ लिया कि वो जरूर कुछ छुपा रही है। जिंग ने बताया कि स्कूल में उसकी माँ के बारे में कुछ बताया गया, बस इसलिए उसका मूड ऑफ है। चेनी को याद आया उसने कुछ आदमियों की बात सुनी थी कि वे किसी आदमी से फंसी हुई है और बहुत ही जल्द अब्रॉड जा रही है। यहाँ जिंग टेंशन में थी। उसने अपनी माँ को लैंडलाइन से कॉल लगाया पर हमेशा की तरह वो उन तक रिच आउट नहीं कर पाई। उसे ऐसा देखकर जब चेनी ने पूछा तब जाकर उसने बताया उसके ट्यूशन फी ड्यू है। चेनी बोला परेशान नहीं होने का, वो सब संभाल लेगा, पर उसके पास भी उतने पैसे थे नहीं। इसीलिए उसने किसी को कॉल लगाया और उनके बिलियर्ड्स मैच में पार्टिसिपेट किया और प्राइज मनी जीते। वो जिस तरह से खेलता है कि वहाँ के मैनेजर ने भी सोचा कि ये ऐसे ही खेलता रहा तो चैंपियनशिप भी जीत जाएगा। रात में जब जिंग खाना बना रही थी तभी लाइट्स जलबूत करने लगी। वो कैंडल निकालने के लिए कबर्ड खोली तो उसने वायर्स देखे। उसने सोचा जरूर यही देखकर पिछली बार चेनी डर गया होगा। उसने फौरन से उन वायर्स को कचरे के डब्बे में फेंक दिया। यहाँ जब चेनी प्राइज मनी लेकर जा रहा था तब कुछ आदमियों ने मिलकर उस पे हमला कर दिया। उसके पैसे छीनने लगे पर उसने पैसों को हाथ तक लगाने नहीं दिया, भले ही खुद बुरी तरह से मार खाता रहा। तभी वो लोग एक आदमी को देखकर भाग गए। उन्होंने चेनी को मदद का हाथ बढ़ाया। ये कोई और नहीं मिस्टर जांग है जिसे एक बार चेनी ने बचाया था। वो घर लौटा तो जिंग को खाना डाइनिंग टेबल पे लगाते देखा। उसने उसे पैसे देकर कहा ट्यूशन फी पे कर देने। जिंग ने उसके चेहरे पे इतने सारे चोट देखकर पूछा ये पैसे आखिर आए कहाँ से। उसने बोला पूल गेम खेल कर आए। जिंग को पता है सिर्फ पूल गेम खेलने से चोट नहीं आती, फिर भी उसने उससे ज्यादा सवाल नहीं किया और उसके इंजरी पे मरहम और बैंडेड लगाया। डिनर करते वक्त उसने बताया आज लाइट फ्लिकर कर रहा था सो उसने फिक्स कर दिया। अब से इलेक्ट्रिक से जुड़े सारे काम वो खुद हैंडल कर लेगी। चेनी ने नोटिस किया जिंग रात में लेट तक जागकर पढ़ाई करती है। उसने अच्छी नींद लेने को कहा तब जिंग ने बताया उसे साइंस लेना है जिसके लिए उसे प्लेसमेंट एग्जाम में टॉप 20 पे आना होगा। उसने बोला एग्जाम खत्म होने के बाद वो उसके साथ फैक्ट्री जाएगी, लेकिन चेनी ने बताया कि वो ये काम छोड़ रहा है। उसे डिस्ट्रिक्ट 7 में नया जॉब मिल गया। बारिश का मौसम था। चेनी ने सूखे कपड़े उतारे, उसमें जिंग के कपड़े को थोड़ा फटा हुआ पाया तो उसे सिलने लगा। तभी उसने उसकी तबीयत खराब देखी। उसके पेट में दर्द हो रहा था, वो वोमिट कर रही थी। सो वो उसे फौरन से क्लिनिक ले आया। डॉक्टर ने बताया फूड पॉइजनिंग हुआ है, उसे खाने पीने की चीजों पे ध्यान देनी होगी। जिंग को दिन रात भर आईवी ड्रिप लगता है। उसका एग्जाम कल ही था तो वो बुक साथ ले आई थी जिसे चेनी ने छीन लिया और कहा सो जाने, वो उसके लिए रीड कर देगा। पर उसे स्ट्रगल करता देख उसने उसे अपना कंधा दिया ताकि वो आराम से उस पे सर रख कर सो जाए। अगली सुबह चेनी ने उसे कहा अगर उसकी तबीयत अब भी सही नहीं लग रही तो वो आज का एग्जाम स्किप कर सकती है, वो टीचर से बात कर लेगा। पर जिंग ने कहा वो ठीक है। सो वो उसे अपनी बाइक से स्कूल तक ले आया।
उसे एक ब्रेसलेट देकर गुड लक विश किया और कहा उसने अगर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा किया तो इससे भी थिक ब्रेसलेट लाकर देगा। जब वो अंदर चली गई तो वो भी वापस जाने लगा, तभी उसकी मुलाकात जिंग की क्लास टीचर से हुई। उसने बताया जिंग कुछ ज्यादा ही सोचती है क्योंकि उसकी लाइफ बाकी बच्चों से अलग है। चेनी ने बताया कि वो टॉप रैंक लाने के लिए परेशान है, पर टीचर ने क्लैरिफाई किया कि वो साइंस के लिए तो इजीली सिलेक्ट हो जाएगी, पर वो टॉप 10 में आना इसलिए चाहती है ताकि स्कॉलरशिप पा सके। डिस्ट्रिक्ट 7 नाइट क्लब में हम चेनी को काम करता देखते हैं, जो सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा होता है। एक कस्टमर शराब पीकर शोर शराबा करके बाकी के गेस्ट को डिस्टर्ब करता है तो उसे अच्छे से हैंडल भी कर लेता है। ये देखकर मिस्टर जांग और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। काम से घर लौटता है तो जिंग के कमरे का दरवाजा खुला पाता है। उसे लगता है कि वो अब भी पढ़ाई कर रही है, लेकिन अंदर जाता है तो उसे दर्द में तड़पता दिखता है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले आता है। पता चलता है कि उसका कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर हुआ है, अर्जेंटली सर्जरी करनी होगी। वो हाँ कर देता है, पर जनरल एनेस्थेसिया के लिए फैमिली मेंबर का ही साइन चाहिए था। वो उसका बायोलॉजिकल भाई नहीं है तो वो इस पे साइन नहीं कर सकता। चेनी रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। तभी कैप्टन आ जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड वेन के साथ और पेपर वर्क का मामला खुद सॉर्ट कर लेते हैं। क्योंकि वे की सिचुएशन की वजह से उनका नंबर इमरजेंसी कांटेक्ट में था, इसलिए हॉस्पिटल वालों ने उन्हें कॉल लगाया। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। चेनी को परेशान देखकर कैप्टन बोले वेन जिंग के एडमिशन के सारे मामलात देख लेगी। अगर म्योजिंग से रिलेटेड कोई बात हो तो उसे बेझिझक रिचॉर्ट कर लेने को भी कहा। फिर उन्होंने कहा कि उसे दोबारा से पुलिस एकेडमी में अप्लाई करना चाहिए क्योंकि उसमें पोटेंशियल है। उसने कहा कि फिलहाल उसमें उन सब के लिए एनर्जी नहीं रही। ऑपरेशन खत्म होने के बाद वो जिंग के लिए फूड ले आया। वो अब तक अनकॉन्शियस थी। वेन भी उसकी देखभाल के लिए वहाँ मौजूद थी। जब उसे होश आई तब उसने चेनी से कहा। सेमेस्टर एंड होने के बाद वो दोनों साथ हॉट पॉट खाने चले। थोड़े दिनों में वो डिस्चार्ज हो गई। एक रोज जब चेनी उसके कमरे में नाश्ता लेकर आया तब एक अननोन नंबर से जिंग को कॉल आने लगा। उसने बताया कि इस नंबर से उसे पहले भी कई बार कॉल आ चुका है, पर उसने उठाया नहीं। वो नहीं जानती कि ये कौन है, इसलिए उसने जाते हुए चेनी से कहा घर जल्दी से आने। उसे डर है कॉल ग्रीन लाइफ इंसिडेंट से जुड़े लोगों की है। उसने कहा कि वो जल्दी लौटने की कोशिश करेगा, वो बस दरवाजा अंदर से अच्छे से लॉक रखे। कुछ टाइम बाद रेस्ट कर रही जिंग को कुछ आवाजें आने लगी। बाहर चेनी के दोस्त आए हुए थे। उन्होंने उसे सजेस्ट किया गर्लफ्रेंड बनाने की। योंग की कजन तो उसमें इंटरेस्टेड भी है, पर चेनी को दिलचस्पी नहीं। वो जोर देता है ये उम्र उसका गर्लफ्रेंड बनाने का है और इस तरह से जिंग को भी उसकी भाभी मिल जाएगी। उसे लाइफ थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। कब तक जिंग की वजह से वो हर वक्त परेशान रहे। चेनी ने कहा कि वो बहुत ही बढ़िया से लाइफ जी रहा है। उसके गर्लफ्रेंड वाले टॉपिक सुनकर जिंग का मुंह उतर जाता है, पर चेनी के लिए बुरा तो उसे भी लगता है। इसलिए उसने उम्मीद किया कि बस उसे स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो चेनी पे ज्यादा बोझ न बने। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। उसने रिजल्ट अच्छा किया। टॉप 10 में आकर उसने स्कॉलरशिप सिक्योर कर लिया। वो खुश होकर स्कूल से बाहर आई, लेकिन सामने अपनी माँ को देखा। वो उसे कैफे ले गई और उसे इतना डिस्टेंट देखकर कहा कि उस वक्त वो ऐसी सिचुएशन में थी कि उनका भागना ही जरूरी था। वो बस मामला ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। वो उसे अपने साथ इन झमेलों में घसीटना नहीं चाहती थी, पर उन्होंने सब सेटल कर लिया, इसीलिए वो उसे लेने आई है। वो एक आदमी के बारे में बताती है जिसकी मदद से जिंग बड़े आराम से स्टडी के लिए अब्रॉड जा सकती है। जिंग उन पे भड़क उठी। एक तो उन्होंने इतने लोगों के साथ धोखा किया, चेनी को भी कर्ज में डुबा दिया और अब वो उसे उससे दूर ले जाना चाहती है। वेई ने दावा किया जितने लोग उनकी वजह से फंसे उन सबको उन्होंने पैसे चुका दिए। वो चेनी को भी पे कर देंगी, बस एक बार जिंग उनके साथ अब्रॉड चलने के लिए मान जाए। वो माँ बेटी के रिश्ते की दुहाई देती हैं। घर के पास उसे छोड़कर जाते वक्त भी उसे अपनी बात पे गौर करने को कहती हैं और रिक्वेस्ट करती है उसे अपने साथ चलने के लिए। ये सब चेनी सुन लेता है। उसे डर होता है कहीं जिंग उसे छोड़कर चली न जाए। सो आखिरी बार साथ डिनर करने के लिए वो घर पे ही हॉट पॉट तैयार करता है। डिनर के दौरान जिंग ने बताया आज उसकी माँ उससे मिलने आई थी। वो पैसे लौटाने की बात करने लगी। चेनी को भले ही दुख होता, पर उसके लिए उसका फ्यूचर ज्यादा मैटर करता था, इसीलिए उसने वे की छुप कर इन्वेस्टिगेशन की। पता चला जब ग्रीन लाइफ का इंसिडेंट हुआ तब थोड़े दिन में ही वो अरेस्ट हो गयी। कुछ टाइम पहले ही बाहर आई और अब एक अमीर आदमी से इन्वॉल्व है। ये आदमी स्टडी अब्रॉड और इमिग्रेशन सर्विसेज हैंडल करता है। उसने वे के बहुत से कर्ज खुद चुकाए हैं। सो चेनी वे के पास आया, उनसे कहा कि उसे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस वो जिंग को खुश रखे। सो एक रोज वे अपनी बेटी को शॉपिंग कराने मॉल ले आई और जबरदस्ती कुछ ड्रेसेस खरीदवाए। इत्तेफाक से उनकी मुलाकात चेनी से हो गई। वे ने उसे भी उनके साथ मिल करने के लिए पूछा, लेकिन वो मना करके आगे बढ़ गया। रात भर जिंग सोच में डूबी रही। उसे अब्रॉड जाने का स्वार्थ नहीं था। वो बस चाहती थी कि चेनी को उसके सारे पैसे वापस मिल जाए। उसने चेनी को बताया उसकी माँ उसे वापस ले जाना चाहती है। एक बार वो उनके साथ गई तो वो उसे अब्रॉड भेज देंगी।
और उसके सारे पैसे लौटा देंगी। इस तरह से उसे खतरनाक काम करने नहीं पड़ेंगे और वो भी उस पे बोझ नहीं रहेगी। पर वो ये भी सोचती है कि वो दोनों अभी जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं वो सुकून से भरा है। उसे स्कॉलरशिप के पैसे अगले हफ्ते रिसीव भी हो जाएंगे। वो अपने थॉट्स उसे बताकर सोने चली गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने टेबल पे अपना पसंदीदा नाश्ता देखा जो चेनी उसके लिए बनाकर निकला था। उसे हम बस स्टेशन के बाहर देखते हैं। अंदर जिंग और उसकी माँ होती है। वे उससे पूछती है लेजर के बारे में जो उन्होंने बेड के नीचे छुपाई थी, पर जिंग को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वे को एक कॉल आया। कुछ बातें हुई जिसके बाद वो टेंशन में आ गई। उन्होंने जिंग को बताया उनके दोस्त का बेटा अब्रॉड से वापस आया है तो उन्हें उसे हेलो बोलने के लिए जाना होगा। वो उसे कुछ दिन और वेट करने को कहती हैं, यानी कि वो अभी के लिए उसे साथ ले जाना कैंसिल कर रही हैं। जाते हुए मीठी बातों में लपेटने की कोशिश करती हैं कि वो स्पॉन्सर उसे सच में अब्रॉड भेजेंगे और अपने फ्रेंड्स के बच्चों से भी मिलवाएंगे। फिर वो सब साथ में अब्रॉड जाएंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जिंग ने कहा कि उसे अब्रॉड नहीं जाना। वो अब क्लास 11 में है, उसके ग्रेड्स भी अच्छे हैं, वो आगे भी अपना एजुकेशन देख लेगी। वो आज यहाँ बस उन्हें सी ऑफ करने आई थी। उसका कभी इरादा था भी नहीं उनके साथ जाने का। वैसे भी ये वेमिंग का नया नहीं था। उन्होंने हर बारी जिंग को अबैंडन किया है, पर उसे इस बार लगा कि शायद उसकी माँ को थोड़ा तो एहसास होगा, पर अब भी उन्हें अपनी ही पड़ी होती है। वो उन्हें उनका खरीदा हुआ सामान लौटाकर चली जाती है। जब वो स्टेशन के बाहर आई तब उसकी नजर चेनी पे पड़ी। वो भी उसे देखकर इमोशनल हो गया। जिंग ने पास आकर बताया कि वो अब्रॉड नहीं जा रही है। चेनी ने पूछा क्यों? तुम्हें तो हमेशा एक घर चाहिए था। उसने उसे गले लगाकर बोला उसे अपनी फैमिली और घर बहुत पहले मिल गई है। चेनी भी खुश हो गया और उसे अपनी बाइक में बैठाकर घर वापस ले गया। देन कमिंग ऑफ एज ब्रेसलेट सेरेमनी आ जाता है। टॉप स्टूडेंट होने पे म्योजिंग मोटिवेशनल स्पीच देती है। वहाँ सभी पेरेंट्स मौजूद होते हैं और वो चेनी की राह तकती रहती है। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को ब्रेसलेट पहनाकर उन्हें कामयाबी की शुभकामनाएं देते हैं। एक टीचर देखते हैं जिनके फैमिली से कोई नहीं आया तो वो ही उसे ब्रेसलेट पहनाने लगते हैं, पर उसी टाइम पे चेनी आ जाता है और उसे ब्रेसलेट अपने हाथों से पहनाता है। टीचर उसे बताते हैं जिन के ग्रेड्स बहुत ही अच्छे हैं, उसे अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा और उनके हिसाब से फाइनेंस उसके लिए सही रहेगा। पर चेनी का कहना है कि उसमें कई तरह के लोगों से डील करना पड़ता है, वो जिंग के लिए एग्जॉस्टिंग हो सकता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़के पे जो मजे में जिंग के साथ फोटो खिंचा रहा था। वो थोड़ा जेलस हो गया। उसने जिंग से पूछा वो लड़का कौन है। उसने बताया उसका क्लास मॉनिटर। चेनी ने उसे सलाह दी ज्यादा फोकस पढ़ाई पे करने। तभी जिंग की दोस्त उसे वहाँ से ले गई। चेनी ने मॉनिटर को अपने पास बुलाया। लियू को भी पता है कि चेनी जिंग का भाई है, सो उसने बड़े अदब के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया। चेनी ने उसे मशवरा दिया ये उम्र उसका पढ़ने लिखने का है, कहीं और ध्यान देने का नहीं। लियू समझ गया उसका इशारा। उसने क्लियर किया कि वो अभी जिंग को कन्फेस नहीं करेगा, ना ही उसके स्टडी में बुरा प्रभाव पड़ने देगा। वो दोनों फिलहाल स्टडी पार्टनर है। उसने ये भी बताया कि वो जिंग के साथ बेई शहर जाएगा मैथ कंपटीशन के लिए। उसे इस बात का अंदाजा है कि लड़की को बेहतर फ्यूचर देना कितना जरूरी होता है। चेनी की हालत खराब हो गई है सुनकर कि दोनों बेई सिटी में रुकेंगे। वहीं नाइट क्लब में एक नए कैरेक्टर को दिखाया गया, मिस्टर जाई, जो मिस्टर जांग के लिए एक भाई जैसा है। जब उन्होंने जांग से चेनी के बारे में बहुत तारीफें सुनी तो उन्होंने उसे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। मिस्टर जांग ने साफ कहा उनके आदमी जाई के आदमी है। सो तब से वो मिस्टर जाई के लिए काम करने लगा। उसी बीच लिंडा नाम की रिच इन्फ्लुएंशियल लड़की चेनी को देखते ही अपना दिल हार गई। उसकी वेलकम पार्टी में जाई ने उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिकर पिला दिया जिससे उसे जलन होने लगा। जाई उसे इम्प्रेस करने में लग गए थे ताकि वो उनसे बिजनेस करने के लिए मान जाए, पर लिंडा अब्रॉड में पली बड़ी है, उसे चाइनीज अच्छे से नहीं आती तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसी बहाने से वो बिजनेस के लिए मना करने वाली थी, पर चेनी ने इंग्लिश में बोला कि वो छोटे मोटे कॉन्वर्सेशन ट्रांसलेट कर सकता है तो लिंडा मान जाती है। यहाँ स्कूल में सेल्फ स्टडी के टाइम इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। स्टूडेंट्स को ना पढ़ने का बहाना मिल जाता है। इसी बीच एक लड़की फन टॉपिक पे बात करती है। उसने बताया उसने इंग्लिश वीकली में फर्स्ट लव इन एडोलेंस के बारे में पढ़ा। उसमें बताया गया हम कैसे जान सकते हैं कि हम किसी से अट्रैक्टेड है या नहीं। कुछ टिप्स के बारे में वो लोग बात करने लगे। पहला, एक दूसरे की आंखों में आंखें डालना कुछ सेकंड तक, इससे डोपामाइन जनरेट हुआ तो अट्रैक्शन है। दूसरा, उन्हें किस करने की इच्छा होती रहती है। ये सब बातें सुनकर जिंग शर्मा रही होती है। वहीं कार में बैठी लिंडा ने क्यूरियस होकर पूछ लिया चेनी की गर्लफ्रेंड है क्या। उसने जवाब दिया नहीं, पर एक बच्चा है उसके घर पे जिसकी वो देखभाल करता है। लिंडा ने उसे टाइटैनिक मूवी का अनसेंसर्ड सीडी दिया और कहा इसे देखने से उसकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। लिंडा ने उसे हाई स्कूल तक ड्रॉप किया
और उसे बड़े से स्माइल के साथ बाय बोला और चली गई। गेट से आ रही जिंग ये देख कर जल उठी, पर चेनी को कोई अंदाजा ही नहीं था। वो उसे बाजार ले आया कुछ खिलाने पिलाने के लिए, पर रास्ते भर उसका मूड ऑफ था। खाना खाते वक्त जिंग ने उससे उसके काम के बारे में पूछा। चेनी ने बताया कुछ ज्यादा नहीं, आजकल वो सोशल डिनर्स में बिजी रहता है। तभी वो जिंग के करीब आने लगा, पर उसके चेहरे से कचरा हटाने के लिए, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी और बस चॉपस्टिक्स को रब करती रही। चेनी भी उससे बेई सिटी के बारे में पूछने लगा, क्योंकि वो लियू के बारे में डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता था। जिंग ने बोला सब ठीक ही था, देखा जाए तो आग दोनों तरफ बराबर लगी थी। एक रोज चेनी ने सोचा लिंडा का दिया कैसेट लगा कर देखने का। उसे सच में लगा ये स्पीकिंग इम्प्रूव करने के लिए अच्छा होगा, तो जिंग को भी कहा कुछ सीख लेने। वो भी ध्यान से देखने लगी और सीखने लगी, पर तभी एक ऐसा सीन आया जिससे दोनों शर्मा गए। नजरें टीवी से हटाने लगे, माहौल एकदम ऑकवर्ड हो गया। चेनी ने बताया उसने इस तरह की मूवी पहले कभी नहीं देखी, लेकिन जिंग खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने लगी और कहा कि उसने इस तरह की मूवीज बहुत बार देखी है। चेनी को तो अपने कानों पे यकीन नहीं होता। फिर उसने भी स्वैग में कह दिया कि वो भी इस तरह की फिल्में एक दो बार देख चुका है। सीन हद से ज्यादा रोमांटिक होने लगा, तो चेनी ने जिंग को पानी लाने के लिए भेज दिया। उसने भी 2-3 गिलास पीकर खुद को काम किया और जब बाहर आई तो चेनी जा चुका था। देखते देखते स्प्रिंग फेस्टिवल आ गया। जिंग चेनी के साथ मार्केट आई। वो सामाने देखने में बिजी हो गई और चेनी की नजर लियू पे पड़ी, जिसकी माँ उसे डांटती है क्योंकि वो जिंग को लाइक करता है, पर उसकी माँ उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उनके रिलेशन को अप्रूवल नहीं देती। तभी जिंग ने चेनी को आवाज दी और पीच ट्री लेने को कहा। दुकानदार ने बताया ये पौधा रोमांस अबंडेंट होता है, इसे लगाते ही घर में रोमांस ब्लूम होने लगेगा। चेनी ने चिढ़ते हुए कहा कि जिंग की अभी उम्र नहीं हुई है ये सब के लिए। तभी ड्रैगन डांस शुरू हो गया। चेनी ने सुना इसके हेड को छूने से ब्लेसिंग मिलती है, तो जब जिंग का हाथ पहुंच नहीं पाता तो चेनी उसे गोद में उठा लेता है और वो इजीली उसे छू लेती है। उसके बाद वो ब्लेसिंग प्रेयर में आती है। जिंग ने विश मांगकर चार्म फेंका, पर एक उल्टा और एक सीधा आया जिसका मतलब था नो आंसर, और उसे हाँ या ना में जवाब चाहिए था। उसे डिसअपॉइंट देखकर चेनी ने कोशिश की, जबकि उसे इन चीजों पे बिलीव भी नहीं है, पर उसके टाइम में जवाब ना में आया। जिंग ने कहा आखिर उसने पूछा क्या था, क्योंकि उसका मुंह उतर गया था ना में जवाब देखकर, लेकिन चेनी ने उसे बताया नहीं। फिर सेरेमनी शुरू हुई। सभी परिवार ने अपने फैमिली मेंबर का हाथ पकड़ा और आंखें बंद करके विश मांगी। चेनी बस इतना चाहता है कि जिंग की लाइफ पीसफुल रहे और वो दोनों इसी तरह से साथ रहकर जिंदगी में आगे बढ़े। रात में जिंग ने चेनी के कमरे में आकर उसके तकिए के नीचे एक चार्म रखा। ये उसकी सेफ्टी के लिए था। उसने उसे कहा भले उसे इन सब पे यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके खातिर इसे फेंके ना। चेनी ने बोला वो इसे नहीं फेंकने वाला था, पर अब से उन्हें किसी गॉड से प्रे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए मौजूद है। वही नाइट क्लब में लिंडा चेनी पे कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगी। उसने उसे कहा एक दिन की छुट्टी लेकर उसे तेंग शहर घुमाने के लिए। चेनी ने बोला कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो जरूर उसे तेंग की सैर कराएगा। तभी पुलिस ऑफिसर आए, क्योंकि किसी ने रिपोर्ट किया यहाँ फेक लिकर सेल होता है। चेनी ने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया और उन्हें सैंपल लेने दिया। कैप्टन ने चेनी से पूछा ये प्लेस किसका है, जांग या जाई का? उसने बताया जाई यहाँ पे बस बिजनेस की बातें करने या फन करने आता है। उससे जब पूछा गया कि वो यहाँ क्या काम करता है तो उसने बताया वो अपने 2 बॉस के बिजनेस में हेल्प करता है। तभी पुलिस की नजर एक कमरे पे पड़ी। उन्होंने चेनी को कहा इसे भी दिखाने के लिए। कैप्टन अपने ऑफिसर्स के साथ उस कमरे की अच्छे से तलाशी करने लगे। उन्होंने मैनेजर के उड़ते हुए रंग को देखा और वहीं चेनी बहुत ही काम दिखाई दे रहा था, लेकिन उस स्टोरेज रूम में कोई सबूत नहीं मिले। ड्रिंक वगैरह की भी जांच की गई पर वो फेक नहीं थे, सो उन्हें वापस लौटना पड़ा। असल में चेनी को पता चल गया था अपने सबऑर्डिनेट के कारनामों के बारे में, इसीलिए उसने पहले ही लिकर छुपा दिया और ये उसे देते हुए कहा यहाँ से निकल जाने। तभी लिंडा ने चेनी को डिनर पे साथ चलने के लिए पूछा, पर उसने बताया वो स्प्रिंग फेस्टिवल अपने फैमिली के साथ मनाना चाहता है। वो उसे हॉलिडे के बाद कहीं अच्छी जगह ले जाएगा। लिंडा के जाने के बाद मैनेजर मिस्टर जाई और जांग से कहने लगा कि चेनी उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दोनों ही चेनी पे उससे कई ज्यादा भरोसा करते, इसीलिए उसकी एक ना सुनी गई और उसे क्लब से निकाल दिया गया। घर पे चेनी और जिंग डिनर की तैयारी करने लगे। तभी कैप्टन और वेन आए उनके लिए गिफ्ट्स लेकर। डिनर करते वक्त हमने चेनी को जिंग के साथ मजाक मस्ती करते देखा। उसी दौरान वेन ने जिंग के कॉलेज की बात उठाई। जिंग ने क्लियरली कहा कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी, पर चेनी ने कहा बड़े शहर में बड़े मौके होते हैं, ये उसके फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है। कैप्टन तो चाहते हैं दोनों को ही अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि वो दोनों ही ये डिजर्व करते हैं। वो मेक श्योर करते हैं वो और वेन उन्हें बैकअप देने के लिए हमेशा रहेंगे। चेनी ने बोला कि वो अपने बारे में बाद में सोचेगा। जिंग ने भी कहा कि उसके एंट्रेंस एग्जाम में अभी 6 महीने बाकी है। इसी बीच वेन ने एक खुशखबरी सुनाई, वो और कैप्टन इस साल के एंड में शादी कर रहे हैं। चेनी और जिंग ने उन्हें बधाइयाँ दी।
सबने ड्रिंक पीकर सेलिब्रेट किया, पर जिंग अभी सिर्फ 17 साल की है तो उसे ऑरेंज जूस ही मिला। जब कैप्टन चेनी के साथ अकेले होते हैं तब उसे समझाते हैं कि वो मिस्टर जांग और जाई से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा होगा उसके लिए, क्योंकि उनके बिजनेस कभी क्लीन नहीं होते हैं। चेनी भी कहीं न कहीं ये जानता है, पर उसके पास अभी नाइट क्लब से बेहतर कोई जॉब नहीं है, इसलिए वो भी वहाँ फूंक फूंक कर कदम रखता है। यहाँ वेन और जिंग फेस मास्क लगा रहे हैं। जिंग ने पूछा, वेन न्यू ईयर पे अपने घर क्यों नहीं जा रही हैं? उन्होंने बताया, घर पे उलझन और परेशानियां हैं, एक बार वो सही हो जाए तब चली जाएंगी। और वैसे भी वो जिंग के एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे उसे कंपनी देना चाहती है, पर जिंग समझ गई वो जरूर कुछ छुपा रही है। वेन ने बस इतना कहा कि वो अभी छोटी है, अगर वो उसे बताएंगी भी तो उसे समझ नहीं आएगा। उसे फिलहाल अपनी हैप्पी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, वरना तो बड़े होने के बाद हमेशा चिंता में रहना पड़ता है। जिंग ने अफसोस के साथ कहा, अगर ये बात है तो शायद वो कब की बड़ी हो गई। मूड को लाइट करने के लिए वेन ने उससे उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछा। जिंग ने बताया, ऐसी स्टोरी है ही नहीं सुनाने के लिए। यहाँ कैप्टन चेनी को समझाते हैं कि उन्होंने उसे और जिंग को ग्रो होते देखा है, वो उनके लिए बच्चे जैसे हैं, इसीलिए बड़े होने के नाते वो चाहते हैं दोनों को फ्यूचर में किसी तरह के खतरे का सामना ना करना पड़े। चेनी ने कहा कि जिंग एक नॉर्मल लाइफ जिएगी, अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएगी, वो उस पे कोई दाग लगने नहीं देगा। कैप्टन ने उसे कभी खुद के लिए भी इस तरह से सोच लेने को कहा, साथ ही बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रहेंगे। कहानी चल रही है साल 2005 की। जिंग सीनियर ईयर में है। एक रोज चेनी उसके स्कूल के बाहर उसका वेट करता है। उसी वक्त उसकी नजर एक आदमी पे पड़ती है जो छुप कर जिंग की तस्वीर ले रहा था। चेनी ने उसे पकड़ा, उस पे गुस्सा किया। आसपास क्राउड जमा हो गई। जिंग ने भी ऐसे देखकर उसे उस आदमी से हटाया। तभी चेनी को लिंडा का कॉल आया। वो उससे पूछने लगी उसने जो वादा किया वो कब निभा रहा है। लड़की की आवाज सुनकर जिंग बहुत ही ज्यादा जेलस हो गई, उसे अवॉइड करने लगी। इवन रास्ते पे गिरी चीजों पे अपना गुस्सा निकाला। रात में चेनी जिंग के बारे में सोचकर करवटें बदलने लगा। जब दोनों ने टाइटैनिक मूवी देखी थी और जब उसने उसे गोद में उठाया, उसने पानी पीकर खुद को कंट्रोल किया, फिर जिंग के कमरे की तरफ घूरने लगा, देन खुद को शांत करा के सो गया। सुबह में दोनों ने एक ही टाइम पे दरवाजा खोला, लेकिन जिंग अब भी उसे अवॉइड कर रही थी। उसी के सोच में डूबा वो क्लब में भी ड्रिंक पे ड्रिंक करने लगा। लिंडा ने भी नोटिस किया। इवन जब वो ड्रिंक लेने आया तो उसे ऐसे देख कर पूछ लिया, चल क्या रहा है, वो इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है आजकल। चेनी ने बोला, उसे भी समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। उसे रात में बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है और उसके दिमाग में बस कुछ चीजें चलती रहती है। वो उसे जिंग का नाम नहीं बताता, लेकिन फिर भी वो आसानी से समझ जाता है कि वो मरीज़े इश्क हो गया है। वो क्यूरियस होकर पूछता है, आखिर वो है कौन जिसने उसके दोस्त की ऐसी हालत कर दी है, पर उसने कुछ बताया नहीं। तो बो ने इसका इलाज दिया कि उसे गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए, वरना वो पागल हो जाएगा। तभी लिंडा आई। बो ने उसे बताया चेनी को गर्लफ्रेंड चाहिए। लिंडा ने बोला, गर्लफ्रेंड, पर इसकी तो एक बच्ची है ना जिसकी ये देखभाल करता है। चेनी ने उस बात को मजाक का नाम दिया, जिसपे लिंडा ने उससे अपने दिल की बात कह दी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। वो तो इशारा करता है हाँ कर देने की, पर चेनी ने बोला उसे रिलेशनशिप में नहीं आना। सो लिंडा ने कहा कम से कम उसके साथ डेट पे तो चल ही सकता है। अम्यूजमेंट पार्क में लिंडा और इसके साथ वो योंग और जिंग भी जाने वाले थे। जिंग तो अच्छे से रेडी होने लगी। पहली बार लिपस्टिक लगाया, जिसे देखकर चेनी उसे बस देखने ही लगा। उसके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई। वहाँ सबने राइड्स में बहुत एंजॉय किया। जब जिंग चेनी के साथ थी तो बहुत खुश लग रही थी, लेकिन जैसे ही लिंडा राइड्स पे चेनी के बगल बैठ गई तो उसका मुंह उतर गया। मुंह फुलाते हुए बार बार पीछे मुड़कर अपने चेनी को देखती रहती। यहाँ वो अपने दोस्त की सेटिंग लिंडा से कराने में लगा होता है। दोनों को क्लोज खड़ा करा कर उनकी फोटो लेता है, पर जिंग ऐसे कैसे होने देती, बीच में आकर उनके पिक्चर्स खराब कर देती है। लिंडा को भी लगा दोनों फैमिली है, तो वो साइड में हट गई। जब फेरिस व्हील में बैठने की बारी आई तो सिर्फ 4 ही लोग एक ग्रुप में जा सकते थे और वो लोग थे 5। तो जिंग जल्दी से लिंडा को हटाकर चेनी के पास आ गई, पर उसके दोस्तों ने उसे कबाब में हड्डी बनने से रोकने के लिए उसे अपने साथ ले लिया। लिंडा के साथ बैठे चेनी बस काम ही की बातें कर रहा था। तभी लिंडा उसके बाल सही करने के लिए उसके पास आ गई। सामने वाले व्हील पे बैठे योंग और बो ने ये देखकर सोच लिया कि दोनों किस कर रहे हैं। उन्हें लगा फाइनली उनके दोस्त का फर्स्ट किस हो गया, पर जब लिंडा ऑकवर्ड चेनी को देखकर दूर हटती है तो वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि किस हुआ या नहीं। ये सब गॉसिप सुनकर जिंग का दिल जलने लगता है। योंग और वो अपने चेनी का कनेक्शन लिंडा से फिट कराने में लगे हैं, तो वो चेनी को कहने लगी उसे टोफू चाहिए। वो फौरन से उसे ये सर्व करता है। वो ने कहा लिंडा को भी सर्व करने, और जब उसने उसके प्लेट में भी टोफू बढ़ाया तो जिंग ने गुस्से में अपना टोफू वहीं साइड में रख दिया।
वो और योंग पूछने लगे, तुम्हें अपने टीचर से डांट वाट पड़ी है क्या? तब से अजीब सी हरकतें कर रही हो। लिंडा भी क्यूरियस होकर पूछ ही लेती है, क्या वो दोनों सच में भाई बहन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से एकदम अलग लगते हैं। वो ने बताया, हाँ ये दोनों बायोलॉजिकल नहीं है, पर अब एक फैमिली की तरह रहते हैं और वो भी इसका हिस्सा बन सकती है। उसे तो वो भाभी भी कहने लगे और चेनी के कुकिंग की तारीफ की। सो जिंग ने बताया, घर पे खाना वो बनाती है, इवन अपनी तारीफ चेनी के मुंह से भी करवा दिया। लिंडा ने बोला कि वो जिंग के हाथ का खाना खाना चाहती है, पर उसने साफ कहा कि उसका कल एग्जाम है तो उसे आने की जरूरत नहीं। वो बोलने लगा कि घर आकर चेनी के बनाए खाने को ट्राई कर सकती है, वो तो जिंग से भी टेस्टी बनाता है। जिंग का तो मुंह पूरे वक्त बिगड़ा रहा, जिसे चेनी ने भी नोटिस किया। घर आकर जिंग ने चेनी की जैकेट जो उसने उसे ठंड से बचने के लिए पहनाई थी लॉन्ड्री में रखा, तब पॉकेट से एक पाउच गिरा जिसमें एक रिंग थी। चेनी ने बताया कि ये किसी और का है जिसे रिटर्न करना है, पर अगर उसे पसंद है तो वो उसके लिए ऐसी रिंग ला सकता है। जिंग ने चिढ़कर बोला कि उसे नहीं चाहिए। चेनी ने उसे सहला कर कहा कि वो उसके लिए ले आएगा, पर उसे अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, इस तरह से मेकअप करके दूसरों को कॉपी नहीं करनी चाहिए, ये उस पे सूट भी नहीं करती। तो अगले दिन वो सच में आईने में अपने आप को बिना मेकअप के देखने लगती है। तभी चेनी आया, उसने माफी मांगी और कहा कि वो कल ड्रंक था इसीलिए कुछ भी बोल दिया। उसे दिन गिफ्ट दिया। जिंग ने बोला कि जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को दो, वैसे भी स्कूल में ज्वेलरी पहनना अलाउ नहीं है। जब चेनी ने बोला लिंडा उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तब जाकर जिंग ने गिफ्ट एक्सेप्ट किया जिसमें स्टड इयरिंग थी। चेनी ने कहा अगर वो किसी बात से अपसेट हो तो उसे कहे, ऐसे अपने अंदर दबाकर उसे साइलेंट ट्रीटमेंट ना दे। वही हम देखते हैं दो वर्कर्स को, जिनमें से एक है लिन फेंग जो हु नाम के बॉस को बताता है कि मेन हॉल की ओपनिंग को पहले ही चौड़ी कर दी गई है और जो लिंटेल वो यूज कर रहे हैं वो लोड उठा नहीं पाएगा। उन्होंने कहा ओपनिंग छोटा कर देने। वर्कर ने बोला वॉल मेजर कर लिया गया है, ब्लूप्रिंट रेडी है। ऐसे चेंज करने का बोल देने से सब आसानी से चेंज नहीं हो जाता, सबका अपना एक प्रोसीजर होता है। दूसरा वर्कर उसे वहाँ से ले गया इससे पहले कि हु को गुस्सा आ जाए। तभी उनके आदमी ने आकर बताया नया प्रोजेक्ट मैनेजर जाई का आदमी चेनी आया है। वही वर्कर्स बातें कर रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट डेडलाइन पे है और ये हु को कुछ आता जाता नहीं है। हेइचिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके भी अनपढ़ का ऑर्डर सुनना पड़ता है। चेनी उसी वक्त आया था, वो उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पे हो रहे प्रॉब्लम्स को भी सुनता है और जब हु उसे वेलकम करने आते हैं तो उसे कहता है हेलमेट इतने पतले हैं, कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं कर रहा, ऐसे काम चल रहा है। तो हु ने बोला कि वो नए सेफ्टी हेलमेट अरेंज कर देंगे। चेनी ने कहा उसे अगले हफ्ते तक इंसुलेशन ग्रेड वाले चाहिए। हु के जाने के बाद चेनी ने लिनफेंग से पूछा हाइचिंग कैसा शहर है। उसने बताया अच्छा है पर एक्सपेंसिव है, वहाँ वो लोग इंटर्नशिप करके भी बस रेंट के पैसे ही कवर कर पाते हैं। वहीं स्कूल में जिंग को पिक करने के लिए वो आया। जब जिंग ने पूछा चेनी कहाँ है, तब उसने बताया वो तो लिंडा के प्रोजेक्ट में बिजी है, इसलिए उसे बोला आकर जिंग को पिक करने। लिंडा का नाम सुनते ही वो चुपचाप आगे निकल गई, वो के बाइक में बैठी नहीं। वहीं जाई और हु कुछ गेम खेल रहे थे। चेनी जाई को वाइन सर्व कर रहा था जो मिस्टर जांग ने जाई के लिए फ्रांस से मंगवाया। उसने गौर किया है कि वो दोनों फैमिली ना होते हुए भी फैमिली से कम नहीं है। उसके लोगों को परखने के हुनर को देखकर जाई ने बोला उसके साथ हमेशा के लिए हाथ मिला लेने और उनके लिए काम करने, वो भी उसे अपना परिवार बना सकते हैं। लेकिन चेनी साफ तौर पे कह देता है कि उसे बस पैसा मिलता रहे तो वो उनके काम भी आता रहेगा। जाई ने बोला एक बार उसने हांगकांग मर्चेंट से डील फाइनलाइज कर दिया तो वो उसे पैसों से नहला देंगे। मिस्टर जांग चेनी के मोहल्ले में उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसका हुलिया देखकर समझ लिया कि वो ड्रिंक करके आया है। उन्होंने पहले तो प्रोजेक्ट के प्रोसेस के बारे में पूछा और इस काम को अच्छे से करने को कहा क्योंकि इससे उन्हें लॉन्ग टर्म फायदा हो सकता है। जाते हुए उसे याद दिलाया इंस्पेक्शन टीम आने वाली है तो जाई पे थोड़ा नजर रखने को बोला और आइंदा से कम पीने को कहा। चेनी की शक्ल बता रही थी कि वो कितने प्रेशर में काम करता है, पर उसकी सारी थकान जिंग के कमरे की लाइट्स ऑन देखकर गायब हो जाती है। घर आते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसे वॉमिट होने लगा तो जिंग ने जल्दी से उसके लिए हनी वाटर तैयार किया। ये पीने के बाद चेनी ने कहा जिंग का यहाँ तेंग शहर से निकल जाना ही सही रहेगा, पर वो साफ कहती है जाएगी तो उसके साथ ही, वरना वो यही ठीक है। देखते ही देखते जिंग ग्रेजुएट हो गई। उसके सभी क्लासमेट्स अपने अपने यूनिफॉर्म पे एक दूसरे का साइन ले रहे थे यादगार के तौर पे। लियो भी अपना शर्ट ले आया म्योजिंग के पास उसका इसमें साइन लेने के लिए। उसने उससे भी उसका यूनिफॉर्म मांगा पर उसने मना कर दिया। जिंग की दोस्त ने पूछा कि वो ये किसके लिए बचा रही है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जिसने उसकी जिंदगी इन 3 सालों में खुशियों से भर दी। जिंग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपना जैकेट लाई नहीं है, पर उसने तो झूठ कहा था। वो इस पे चेनी से कुछ लिखवाना चाहती है। यहाँ जाई इंस्पेक्शन टीम की वजह से परेशान है तो जांग उसे ब्लैंक टैक्स रिसिट को
ठिकाने लगा देने को कहते हैं, पर जाई उनसे चेनी को लेकर अपनी चिंता जाहिर करते हैं। उन्हें अब भी उस पर ट्रस्ट नहीं है। जांग ने कहा चेनी उनके सारे काम हैंडल कर देता है, रिस्पेक्टेड दिखता है, इसलिए हर मामला आउटसाइडर पे छोड़ना उन्हें सेफ भी नहीं लगता। जब जिंग स्ट्रीट फूड ले रही थी तभी उसने कई पुलिस की गाड़ी को जाते हुए देखा। उसने दुकानदार से पूछा हुआ क्या है। उन्होंने बताया टैक्स की कड़ी जांच हो रही है, डिस्ट्रिक्ट 7 और क्वांगशिया जैसी कंपनी हेवीली इंस्पेक्ट हो रही है। ये सुनते ही उसे चेनी की फिक्र होने लगी। उसने तुरंत उसे कॉल लगाया पर लगा नहीं, तो बो से पूछा इस वक्त वो कहाँ पे होगा। उसने बोला हो सकता है लिंडा के साथ। रात में जब वो घर आया तो टेबल पे जिंग का जैकेट और उस पे रखा मार्कर पेन देखा और वो खुद गहरी नींद में सो रही थी। अगले दिन उसने लिनफेंग से साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम के कट ऑफ स्कोर्स के बारे में मालूमात किया। वो जिंग के फ्यूचर को लेकर बहुत ही सीरियस था। जब लिनफेंग ने पूछा उसने हाई स्कूल में कैसा किया है, तब चेनी ने प्राउडली कहा वो टॉप 10 प्लेस पे आई थी। लिनफांग ने बोला तब तो उसे आराम से एडमिशन मिल जाएगा। चेनी ने जिंग को कॉल लगाकर बताया उसने उसके इंटरेस्टेड मेजर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाली है, पर उसका रिप्लाई बहुत ही ठंडा होता है। इवन जब चेनी उससे पूछता है अगर उसकी कोई खाने पीने की डिमांड है तो वो उसके लिए लेकर आएगा, पर उसने कुछ भी लेकर आना बोलकर फोन रख दिया। रात में उसका ध्यान तो पढ़ाई पे था, लेकिन जैसे ही उसने सुना चेनी फोन पे किसी को एयरपोर्ट छोड़ने की बात कर रहा है तो वो कान लगाकर सुनने लगी और जिद किया कि उसे भी उसके साथ जाना है। जिंग ने बातों बातों में कहा कि उसे हाइचिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, पर जिंग ने बोला कि वो है शहर नहीं अप्लाई करेगी। फिर पूछने लगी कि वो किसे एयरपोर्ट सी ऑफ करने जा रहा है, तो उसने बताया लिंडा को आज उसका फ्लाइट है। तो जिंग ने कहा कि जाने से पहले उसकी वोकैबुलरी रिव्यू करने में उसकी हेल्प करने। उसे तो बहाना चाहिए था चेनी को लेट कराने और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने का। उसने इसी दौरान उसे कहा उसके जैकेट में अपना साइन कर देने। चेनी ने पूछा लिखना क्या होगा। जिंग ने कहा चाहे तेंग हो या कोई और जगह, हम दोनों हमेशा साथ रहे, कभी अलग ना हो। जब चेनी एयरपोर्ट आया लिंडा को सी ऑफ करने, तब उसने क्वांशिया की डूबती हालात और टैक्स वगैरह के बारे में बताया। उसने वार्न किया अगर वो यहाँ रहा तो आज नहीं तो कल खुद भी इन सब में घसीटा जाएगा, इसलिए उसने 2 टिकट्स बुक की थी। उसने चेनी को अपने साथ आने को कहा और ऑफर दिया उसके साथ अब्रॉड बिजनेस करने की, जिसमें यहाँ से कई गुना मुनाफा है। चेनी ने पोलाइटली मना कर दिया। बताया जिंग का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम करीब है, उसे यही उसके लिए रुकना है। सो लिंडा भी उसे गुड बाय बोलकर चली गई। यहाँ उसने जिंग के लिए नाश्ता बनाकर उसे एग्जाम के लिए गुड लक विश किया। जिंग ने पूछा लिंडा ने जाने से पहले उसे कुछ कहा नहीं। चेनी ने बताया कि वो उसे अपने साथ जाई से चुरा कर ले जाना चाहती थी साथ बिजनेस के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि यहाँ उसे एक बड़े इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है। जिंग ने पूछा ये किस बारे में है, पर चेनी ने बताया नहीं। उसे एग्जाम के लिए ले जाते टाइम बार बार आइडेंटिटी कार्ड, वाटर बॉटल वगैरह की याद दिलाने लगा। नर्वस होने से मना किया। जिंग ने बोला फिक्र ना करने, क्योंकि वो एग्जाम में टॉप स्कोर लाकर अपनी फैमिली का नाम रोशन करेगी। सेंटर पहुंचकर चेनी ने जिंग को हक करके बेस्ट ऑफ लक विश किया और कहा एग्जाम खत्म होने के बाद वो उसे बढ़िया सी मील कराने ले जाएगा। अंदर एग्जामिनेशन हॉल में जिंग ने अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे। वहाँ बाहर चेनी बाकी पेरेंट्स के साथ नर्वस नजर आ रहा था। एग्जाम खत्म होते ही सारे स्टूडेंट्स खुशी में बाहर आ गए, अपने अपने पेरेंट्स से मिले। चेनी हाथ में सनफ्लावर लिए खड़ा था। वहाँ बो और योंग भी थे, लेकिन जिंग ने भागते हुए सीधे चेनी को गले लगाकर कहा उसका पेपर बहुत ही बढ़िया गया है। चेनी ने जब उसे सनफ्लावर दिया तो वो फूले नहीं समाई। दोनों एक दूसरे को देखते हुए ब्लश करने लगे। बो ने सोचा ये क्या चल रहा है, पर चेनी ने दोनों को भगा दिया ये कहकर कि वो सिर्फ जिंग को खाना खिलाने ले जा रहा है। पर जिंग ने बोला कि उसे उसके साथ घर पे ही मिल करना है। घर पहुंचते ही जिंग ने सनफ्लावर को अच्छे से बकेट में रख दिया, बिल्कुल सनलाइट के पास। जब दोनों फल खा रहे थे तब चेनी ने उससे पूछा अब उसने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली है ना। जिंग ने बताया कि वो तेंग के ही किसी कॉलेज में पढ़ेगी। चेनी उसे जज्बाती होकर नहीं, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचने को कहता है और बोलता है हाईचेंग जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में बेटर रिसोर्सेज हैं और ये तेंग से ज्यादा दूर भी नहीं है। उसने उसे एप्लीकेशन तक अच्छे से सोच लेने को बोला। वेन को हम शादी की ड्रेस ट्राई करते देखते हैं। वो इतनी प्यारी लगती है कि जिंग उनकी एक फोटो खींच लेती है। वेन ने उसे भी कुछ ड्रेसेस ट्राई करवाए और पूछने लगी कि क्या उसे कोई लड़का पसंद है। वैसे तो जिंग जल्दी बता नहीं रही थी, लेकिन वेन ने पूछना बंद नहीं किया। तब जाकर जिंग ने बोला एक लड़का है जिसे हर पल देखने का मन करता है और हमेशा डर लगता है कि कहीं वो उससे अलग ना हो जाए। वेन ने उसे समझाया अपनी फीलिंग्स दबाने नहीं, जाकर कह देने, ताकि बाद में पछतावा ना रहे। यहाँ कैप्टन चेनी को एंगेजमेंट रिंग दिखाते हैं। चेनी ने कहा जैसे वेन की टेस्ट है उसे नहीं लगता उसे गोल्ड पसंद आएगा। उन्होंने बोला हर लड़की को गोल्ड पसंद आता है। और फिर उससे पूछा क्या वो अभी किसी को डेट कर रहा है। उसने कहा वो जिंग के यूनिवर्सिटी फिनिश करने तक रिलेशनशिप के बारे में कंसीडर नहीं करेगा। कैप्टन ने बोला
जिंग की यूनिवर्सिटी और उसकी डेटिंग लाइफ का क्या लेना देना है। चेनी ने उल्टा उनसे सवाल किया कि वो इतने दिनों से वेन के साथ हैं, तो अभी क्यों शादी का सोचा। उन्होंने बताया पहले उनकी सैलरी उतनी नहीं थी, सेविंग्स नहीं थे, वेन की फैमिली वाले भी उनको कंसीडर नहीं करते, लेकिन अब उनके पास कुछ है वेन को अच्छी जिंदगी देने के लिए। उन्होंने उसे एडवाइस दी अगर उसे भी लाइफ में बेटर करना है तो कुछ ऐसा ना करे जिससे रिग्रेट होना पड़े। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे लड़कियों का इंतजार करने लगे। जब वो आई तो वेन ने कैप्टन को एक गिफ्ट दी। वहाँ दोनों ने देखा चेनी और जिंग कैसे एक दूसरे की केयर करते हैं। खाते टाइम कैप्टन ने जिंग से पूछा उसने कहाँ अप्लाई करने के बारे में सोचा है। उसने जवाब दिया उसे तेंग से दूर नहीं जाना। कैप्टन ने समझाया यहाँ से थोड़ा बाहर निकलने यूनिवर्सिटी के टाइम से बेहतर मौका और क्या हो सकता है। यही तो वक्त है दुनिया देखने का। इस छोटे से शहर में रखा ही क्या है। जिंग ने कहा उसका घर यही है तो वो कैसे कहीं जाए। कैप्टन ने पूछा कहीं किसी लड़के ने तुम्हें यहीं रहने पे मजबूर तो नहीं किया ना। वो हिचकिचाने लगी तो चेनी ने ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि वो ही उसे दूर जाने नहीं देना चाहता। कैप्टन खाने लेने के बहाने से चेनी को अपने साथ नीचे ले गए। जाते टाइम जब जिंग ने पूछा कैप्टन जू ने आखिर उससे किस बारे में बात की तो वो ठीक से बता नहीं रहा था। तभी वेन और कैप्टन बाहर आए। बारिश हो रही थी तो उन दोनों को राइड देने का ऑफर दिया, पर चेनी ने बताया उसने बाहर ही अपना बाइक लगाया है तो वो दोनों चले जाएंगे। जब दोनों बाइक पे होते हैं तब चेनी याद करता है कैप्टन की कही बात। उन्हें समझ आ गया कि वो म्योजिंग को लाइक करता है, इसीलिए उसे दूर जाने नहीं दे रहा। उन्होंने साफ कहा कि वो उसके फ्यूचर के साथ गलत कर रहा है। जिंग को अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, इस शहर से निकलकर अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, वरना वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या उठा पाएगा जिसकी खुद की जिंदगी दलदल में फंसती जा रही है। तभी चेनी का बाइक खराब हो गया। बारिश भी तेज हो रही थी। पास ही में फैक्ट्री था तो वो दोनों वहीं रुक गए। चेनी ने अपने जैकेट से उसके बालों को पोंछा। इसी दौरान कहा उसे अपने फ्यूचर के साथ खेलना नहीं चाहिए। ये शहर वाकई छोटा है, यहाँ मौके ज्यादा नहीं है। जिंग ने बोला उसे घर से अटैचमेंट नहीं है। वो अच्छे से जानता है वो किसके लिए यहाँ से जाना नहीं चाहती। उसने चेनी का हाथ पकड़ा, उसे किस करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चेनी ने भी आखिर में अपना कंट्रोल खो दिया और उसे किस कर लिया। जिंग ने कहा अगर वो यहाँ से कहीं दूर चली गई तो क्या वो उसके वापस आने का वेट करेगा। उसने बोला कि वो ही उसकी इकलौती परिवार है, वो जब भी यहाँ आएगी उसे जरूर से पाएगी। बाइक ठीक करने के बाद दोनों घर को आ गए। जिंग अपने कमरे में फैन के सामने बैठ गई और किसके बारे में याद करके ब्लश करने लगी। तभी चेनी आया आइसक्रीम लेकर। जिंग ने दरवाजा थोड़ा सा ही खोलकर एक ले लिया, क्योंकि वो इतना शर्मा रही थी कि उससे नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। यहाँ चेनी का भी सेम हाल था। फिर हम जिंग को कुछ यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ स्कोर चेक करते देखते हैं। तभी उसकी क्लासमेट्स का ग्रुप चैट में मैसेजेस आता है। सभी कल एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाते हैं। उसे तो आने पे जोर देते हैं। सब कहते हैं कि ग्रुप के आधे लड़कों की तो वो क्रश है, पर लगता है कि वो किसी और के साथ सीक्रेटली रिलेशनशिप में है। जिंग का भी मन करता है चेनी को डेट करने का। यहाँ जाई के ऑर्डर से कंस्ट्रक्शन साइट पे प्रोजेक्ट का काम रुकवा दिया गया। वर्कर्स परेशान क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। ऊपर से उन्हें 2 महीनों से सैलरी नहीं मिली। चेनी ने उन्हें दिलासा दिलाया इस सिलसिले में वो कुछ करेगा, सबको उनके मेहनत के पैसे जरूर मिलेंगे। जब वो हु के साथ होता है तब उससे पूछता है जाई कहाँ गायब है। ऑफिसर्स कंपनी में बार बार आते हैं। हु ने बताया ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ग्रीन लाइफ का बिजनेस भी जाई का था, जो इतना बड़ा केस होने के बाद भी सॉर्ट हो गया। तभी हु प्रीमियम टी के सैंपल दिखाता। इस बारे में लिंडा ने भी चेनी को बताया था कि जाई ने उसके जरिए टी के कई बैच मंगवाए थे लिंगांग ऑक्शन हाउस पे। यहाँ जिंग चेनी का दिया स्टड इयरिंग पहनकर रेस्टोरेंट के लिए रेडी हो रही होती है। वहीं कैप्टन वेन को इंस्पेक्शन ऑफिस ले आते हैं जहाँ उसका ट्रांसफर हुआ है नाइट शिफ्ट के लिए। यहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम टैक्स फ्रॉड के सिलसिले में मीटिंग करते हैं, इसीलिए सिक्योरिटी टाइट है। कैप्टन उन्हें घर आते जाते वक्त इन दिनों थोड़ा केयरफुल रहने को बोलते हैं, क्योंकि टैक्स फ्रॉड ग्रीन लाइफ के फ्रॉड से एकदम अलग है, ये ज्यादा खतरनाक है। वही हूँ जब वॉशरूम के लिए कार से बाहर जाता है तब चेनी टी वाले सूटकेस खोलता है और उसमें टैक्स पेमेंट सर्टिफिकेट होते हैं। जब इस बारे में वो जांग के सामने बात उठाता है तो उन्हें लगता है कि वो उन्हें पैसों के लिए धमका रहा है, इसलिए उसकी कीमत पूछते हैं। चेनी ने बोला कि उसे जिंदगी में ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, बस एक बिलियर्ड्स हॉल मिल जाता जिससे इनकम का सोर्स निकल जाता तो वो अपने फैमिली का अच्छे से ध्यान रख पाता, यही उसके लिए काफी होता। जांग उसे सर्विलियंस रूम ले आते हैं जहाँ क्लब के एक एक कोने की फुटेज कैप्चर होती है।
है। उन्होंने बताया कि उन्होंने और जाई ने मिलकर ये इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। पहले जाई उनकी बात सुनते थे लेकिन अब नहीं। फिर उन्होंने एक घड़ी दिखाकर चेनी को याद दिलाया कि वो पहली बार तब मिले जब उसने उनकी जान बचाई थी। जो वॉच उसने उस रात लेने से इनकार कर दिया, आज वो उसे अपने हाथों से पहनाते हैं। उन्होंने उसे बताया कि ये घड़ी उनकी पहचान है, इसलिए जब भी वो मुसीबत में हो तो इसकी मदद से वो अपने लिए सिचुएशन आसान कर सकता है। चेनी ने बोला कि वो उनका शुक्रगुजार है, आज वो जहाँ तक आया है उन्हीं के बदौलत, लेकिन अब वो क्वांगशिया में और नहीं रहना चाहता। पर वो उनकी बात को अनसुना करके एक रेस्टोरेंट में जाकर जाई को कुछ पहुँचाने का काम देते हैं। उसे रेस्टोरेंट में जिंग अपने क्लासमेट्स के साथ सेलिब्रेशन कर रही होती है। उसकी दोस्त उसे सिंगिंग करने को कहती है, सो वो सबके साथ एक गाना गाती है। सब बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये शायद उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। उसके बाद सभी अपने अपने कॉलेज लाइफ में बिजी हो जाएंगे। सभी गेम्स खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। इसी बीच लियो जिंग को कन्फेस करने के लिए फ्लावर बुके लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि वो भी हे शहर के यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो वो 4 सालों तक एक ही शहर में रहने वाले हैं। उसने आखिर में कह दिया कि वो उसे लाइक करता है, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। दूसरी तरफ चेनी आता है जाई के पास अकाउंट्स डिटेल लेकर जो जाई के सभी कंपनीज की थी। वहाँ पे इस एरिया में एक्सपर्ट आदमी को भी बुलाया गया था जो सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर बताता है ये फंड्स लांगांग में ट्रांसफर करना रिस्की हो सकता है। तो जाई चाकू दिखाकर उसे धमकाता है कि उसे यहाँ ये सब बकबक करने के लिए नहीं बुलाया गया। वो उसे डराते हुए रिश्वत भी देते हैं अपने अकाउंट्स चुपचाप मैनेज करवाने के लिए। चेनी लिकर लाने के बहाने से थोड़ा फ्रेश एयर लेने बाहर आता है। तभी पास से आवाज आती है। सभी कोरस में बोल रहे थे मियोजिंग को लियो को हाँ कह देने, पर जिंग ने उसे पोलाइटली कहा कि वो किसी और को पसंद करती है। ये सुनते ही चेनी अपने हाथ से जांग की घड़ी उतारता हुआ चला जाता है, पर जिंग की नजर उस पे पड़ जाती है। वो उसके पीछे आकर पूछती है यहाँ वो क्या कर रहा है। उसने बताया अपने बॉस के किसी काम से आया था। तभी जिंग के पीछे उसके दोस्त आ जाते हैं उसे केक कटिंग के लिए बुलाने के लिए। लियो ने भी आकर उसे कल हाइकिंग पे चलने के लिए पूछा, पर उसके बदले चेनी ने ना कर दिया। तभी जाई ड्रंक हालत में चेनी को आवाज लगाते हैं और उससे पूछते हैं ये सब कौन है। वो बोलता है बस जान पहचान के कुछ लोग हैं। जाई थूक लगाकर पैसे गिनकर उसे आज के काम की टिप देते हैं। ये चेनी के लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है क्योंकि जिंग की क्लासमेट्स को जाई बहुत ही डिस्गस्टिंग लगता है। तभी हुआ आकर उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। जिंग समझ गई चेनी कैसे लोगों से उठना बैठना कर रहा है। उसे उसकी फिक्र होने लगी। घर पे उसने उसे कहा अगर कोई बात है तो वो उसे बता सकता है। वो अब बच्ची नहीं है जिसे वो हमेशा प्रोटेक्ट करता रहे। चेनी ने बोला ज्यादा सोचने नहीं, सब कुछ ठीक है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जाई से बात करने के बाद जब वो जांग के पास आया था तब उसने उनसे कहा कि वो अपनी बहन के साथ हेई सिटी जाना चाहता है यूनिवर्सिटी के सिलसिले में, पर उन्होंने कहा कि यहाँ उसकी ज्यादा जरूरत है। वहाँ पुलिस स्टेशन में चियान नाम के एक ऑफिसर कैप्टन को गुड न्यूज देते हैं कि क्वांशिया और जाई का केस बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगा। उनके हाथ एक क्लू आई है। जाई के साथ साथ उनके सारे आदमियों को डिटेंशन सेंटर में भेजने की बात होती है। इस खबर को कॉन्फिडेंशियल रखने को बोला जाता है। यहाँ जाई की बोट पे रेड पड़ गई जिसकी खबरें से वो बौखला गए। उन्होंने जांग से पूछा, जब उनके कहने पे उन्होंने सारे पैसे लांगांग में ट्रांसफर कर दिए, सारे शेडी प्रोजेक्ट शट डाउन कर दिया, तो अब भी ये सारी मुसीबत उनपे क्यों आ रही है? पुलिस उनके पीछे क्यों पड़े हैं? जांग ने कहा ये सब करने में देर तो हो गई है, पुलिस भी इस बार डटी हुई है, पर जांग उन्हें एक रास्ता बताते हैं। वहीं जिंग सुपरमार्केट के सेल से बहुत से सामाने ले आती है और खुशी में ये सब चेनी को दिखाती है। रात में बिजली के साथ बारिश हो रही होती है। जिंग की आंखें फड़क रही होती है। उसे लगता है कि शायद उसे रिजल्ट की टेंशन हो रही है। वो मैसेज करके अपने एंजाइटी के बारे में चेनी को बताती है, तो वो उसके डर को भगाने के लिए उसके कमरे में आकर सो जाता है। पर फ्लोर पे जिंग ने बोला आकर बेड पे सो जाने, वो उसे काट थोड़ी लेगी, पर उसने मुस्कुरा कर मना कर दिया। लेकिन जैसे ही देखा जिंग बिजली के कड़कने से डर रही है, वो उसके बगल आकर सो गया। लेकिन जिंग को नींद कहाँ आ रही थी, वो तो बस उसे घूरती जा रही थी और उसे किस करने की कोशिश भी करती है, पर चेनी उसे रोक देता और कहता है अभी नहीं। जिंग ने पूछा क्यों, क्या कोई बात है जो वो उससे छुपा रहा है? चेनी ने बोला कि वो आगे से उसे सब कुछ बताएगा। देर रात में उसे एक कॉल आता है जिसे रिसीव करने वो चुपचाप रूम से बाहर निकलता है, पर जिंग उठ जाती है, उससे पूछती है फोन किसका था। चेनी ने बताया जांग उसे अभी अर्जेंटली बुला रहे हैं। जिंग ने बोला आज पूरे दिन उसकी आंखें फड़क रही थी, दिल घबरा रहा था, तो वो ना जाए घर पे ही रुके, पर उसने बोला कि वो उसके रिजल्ट चेक करने से पहले आ जाएगा। जिंग ने भी उससे वादा लिया और जाते हुए उसे छाता दिया और फिर से कहा मत जाओ, पर उसने बोला जाना जरूरी है, वो हमेशा के लिए तो नहीं जा रहा ना।
जांग उसे एक काम देते हैं करने को, एक आखिरी काम, और वादा करते हैं इसके बाद उसे रोकेंगे नहीं, जहाँ जाना चाहता है वो जा सकता है, इवन हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं। जांग ने उसे इंस्पेक्शन ऑफिस जाने को कहा। उसने मैसेज में जिंग को बता दिया कि वो ये काम कंप्लीट करते ही सीधे उसके पास आ रहा है। सो वो इंटरनेट कैफे आ जाती है क्योंकि घर का कंप्यूटर खराब हो गया। वहाँ इंतजार करते वक्त वो अपने थॉट्स लिखती है अपने प्राइवेट फोल्डर में, और वो ऐसा कई टाइम से कर रही है। उन मैसेजेस में बस चेनी का जिक्र होता है जो उसके लिए फैमिली और होम है। उसे लगा था अब उनकी लाइफ एक बेहतर डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जिंदगी ने फिर से एक खेल खेल दिया। इंस्पेक्शन ऑफिस में आग लग गई। कैप्टन जू किसी तरह से जिंग को संभालते हैं जो चेनी के लिए अंदर लापरवाह होकर जा रही थी। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम्स सब अपने काम में लगे हुए थे। खुशकिस्मती से चेन बच गया। अगले सीन में जिंग रो रही होती है और गुस्से में पूछती है चेनी से, जब उसने तेंग सिटी की यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था तो उसने चेंज क्यों किया? सब कुछ तो सही चल रहा था, फिर हुआ क्या? चेनी बहुत ही कठोर दिखाई देता है। वो उसे बैंक कार्ड देता है जिसमें 80,000 वन है। वो उसे ये देकर यहाँ से चले जाने को कहता है। जिंग ने पूछा क्या उसने कभी उससे प्यार नहीं किया? चेनी ने बोला नहीं, वो उससे अब बहुत ही थक चुका है। ये सुनने के बाद जिंग उसे एक जोर का थप्पड़ लगाकर चली गई। चेनी ने बोला सिटी जाने के बाद जब तक वो उसे कांटेक्ट ना करे वो उसके पास लौटने की कोशिश भी ना करे। हे शहर के यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने लगी। डॉम में वो चुपचाप रहा करती और अपने प्राइवेट चैट्स में लिखती चेनी ने उसका हाथ क्यों छोड़ा, उसने उसे अपने से दूर क्यों किया। एट प्रेजेंट चेनी जिंग को वापस हेई भेजने के लिए टिकट बुक करता है, पर वो लैंडलाइन की तार कट कर देती है और कहती है चाहे वो उसकी जितनी जल्दी वाली फ्लाइट बुक कर दे वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तो चेनी उसके सारे सामान पैक करके बाहर कर रहा होता है। जिंग ने बोला अगर वो इसे दरिया में भी डाल दे पर इससे कुछ नहीं होगा, वो उसके कपड़े पहन लेगी। चेनी का सर दुखने लगता है। उसे समझ नहीं आता वो इस जिंग से कैसे डील करे, क्योंकि अब वो पहले जैसी नहीं रही। चेनी अपने कमरे को साफ करके कचरा फेंक कर आता है। वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो जिंग को छोटे कपड़े पहनकर ब्रश करते हुए देखता है तो बोलता है थोड़े कपड़े पहन लेने। उसने बोला तुम तो ऐसे इनोसेंट बन रहे हो जैसे अब भी बच्चे हो। चेनी उसे अपना जैकेट फेंक कर देता है पहनने के लिए, पर वो उल्टा उसे फेंक कर बोलती है गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने वो उस पे क्यों थ्रो कर रहा है। जब वो फिर से उसके कमरे में जाता है बात करने तो उसे शावर लेने के बाद हेयर ड्राई करते हुए देखता है। सो अनकंफर्टेबल होकर बाहर आ जाता है। जब वो आती है तो पूछता है वो यहाँ कब तक रहने वाली है। उसने बोला जब उसका एनुअल लीव खत्म हो जाएगा और जिसके साथ वो जाएगी उससे बात हो जाएगी तब। फिर पास में रखे चेनी की सिगरेट लेकर उससे लाइटर मांगती है। चेनी शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि वो ऐसे कैसे बन गई। जिंग ने बोला लोग तो बदलते हैं, 6 साल का अरसा कम नहीं होता, और वैसे भी यही फ्यूचर तो वो उसे देना चाहता था, उसे तो खुश होना चाहिए। उसका टॉन्ट चेनी के दिल को चुभ जाती है। शावर लेते टाइम उसे फायर एक्सीडेंट ट्रिगर करने लगता है। वो एंशियस हो जाता है तो घर से निकल जाता है और उसे जाता हुआ खिड़की से जिंग देख लेती है। उसकी गैर मौजूदगी में कुछ चीजें देखती है। एक बॉक्स में उसके कई पुराने सामान होते हैं और उसका फोन जो चेनी ने अब तक संभाल कर रखा है। तभी उसे किसी लड़के का मैसेज आता है। वो उसे कॉल लगाकर बताती है कि वो अपने घर आई है अपने भाई के पास, जिसके बारे में उसने कभी उसे बताया नहीं था, इसलिए वो थोड़ा हैरान हो जाता है। तब जिंग ने बोला कि वो उसके साथ सालों से कांटेक्ट में नहीं थी, पर है तो वो फैमिली ही। बिलियर्ड्स हॉल में बो चेनी को सोया हुआ पाता है। पूछता है क्या म्याओजिंग की वजह से आखिर वो यहाँ क्यों आई है। चेनी ने बताया कि वो छुट्टी बना रही है। बो ने बोला उसकी बात पे यकीन ना करने, उसे इतने सालों बाद थोड़ा पीस मिला है, फिर से वो इन सब में फंसे ना। वहीं जिंग आई है लॉक स्मिथ के पास एक नया लॉक लेने के लिए, क्योंकि पुराने वाले को वो तोड़कर घर में घुसी थी। ये वही अंकल लियू है जिनसे उसने फायर एक्सीडेंट के टाइम पे इंस्पेक्शन ऑफिस के लॉक तोड़ने को कहा था, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की सारी जरूरी फाइल्स थे, पर उन्होंने सीधा ना कर दिया था। जिंग ने घर आकर ताला रिप्लेस कर देने को बोला। जब चेनी बिलियर्ड्स क्लब से बाहर आकर अपने कार में बैठता ही है कि तभी जिंग भी अंदर आ गई और बोला सीधे मार्केट चलने ग्रोसरीज लेने के लिए, और नए ताले की चाबी भी दे दी। चेनी ने भी बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दिया। जिंग की नजर उसी चाम पे पड़ी जिसे उसने चेनी को 6 साल पहले दी थी। चेनी ने कार फास्ट किया और कहा ग्रोसरी लेने से अच्छा खाना लेना है। सो वो फूड लेकर घर लौटे पर ट्यूबलाइट फ्लिकर करके बंद हो गया। तो जिंग उसे ठीक करने लगी पर चेनी उसे हटाकर नहीं लगा देता है। जिंग ने पूछा क्या अब उसे इलेक्ट्रिक से डर नहीं लगता। चेनी ने उसी का डायलॉग बोला 6 साल काफी होते हैं इंसान को बदलने के लिए। तभी उसे किसी का मैसेज आया, सामने वाला मेल करने के लिए बुला रहा था, तो वो जाने लगा। जिंग ने पूछा इतनी लेट में कहाँ जा रहे हो, तो कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड है। जिंग ने बोला मैंने ये थोड़ी पूछा था, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हें चेस करने के लिए लौटी हूँ। वही मिस्टर लियू नाम के आदमी को हम जांग के साथ पूल गेम खेलते और बिजनेस की बातें करते देखते हैं। मैच खत्म होने के बाद वो एक तस्वीर निकाल कर पूछते हैं क्या वो इस आदमी को जानते हैं। फोटो में चेनी था उस आदमी के बगल। जांग बोलते हैं वो चेनी को जानते हैं, इसको नहीं। वो बताते हैं कि
वो उनका खास आदमी रह चुका है, उसकी बहुत तारीफें करते हैं। तो लू बताते हैं कि उन्हें कुछ काम में ऐसे ही आदमी की जरूरत है। तो जांग कहते हैं कि चेनी को एक मैच के लिए वो बुलाएंगे, फिर वो उसे उससे मिलवा भी देंगे। यहाँ बो, योंग और चेनी बाहर बैठे खा पी रहे होते हैं। तभी फैट ड्रैगन का वही लड़का अपने बॉस के साथ आता है जो बिलियर्ड्स हॉल आया था चेनी को धमकाने के लिए। फैट ड्रैगन बड़े प्यार से चेनी को कहते हैं कोलैबोरेट करने। वो ऑफर रखते हैं, आजकल चेनी का बिलियर्ड्स हॉल बहुत अच्छा कर रहा है, कई लोगों की नजर है उस पे, तो वो अपने आदमियों से उसके क्लब को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बदले में 30% का प्रॉफिट यानी छोटी सी रिश्वत चाहिए। चेनी ने बोला कि उसने ये क्लब अपने दोस्तों के लिए खोला है, उनके शेयर फिक्स हैं, बाकी वो चाहे तो वो वहाँ आकर खा पी सकते हैं, उसके चार्जेस वो नहीं लेगा। फैट ड्रैगन कहते हैं एक दोस्त बनाना दुश्मन बनाने से ज्यादा बेहतर है, यानी कि चेनी अगर उसके जबरदस्ती के सौदे को नहीं मानेगा तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा।